हाँ भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे है भाई सब लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही है। तो कल की क्लास में अपन ने राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 कंप्लीट कर लिया था। सारे चैप्टर अपन ने आराम से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब अपने जो है आगे बसता है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, पढ़ाई के मूड में आ जाओ। बढ़िया अपनी किताब खोल लो और बढ़िया पढ़ते हैं आराम से, ठीक है। करें स्टार्ट। तो नगर पालिका एक्ट 2009 अपन ने पूरा कर लिया। और अब अपने सिलेबस में बचे हैं एक तो रूल्स, ठीक है। ये रूल्स हैं अपने पास कितने? 3। और अपने पास फिर बचा है योजना, जो कि कितनी है? 8 योजना। कितनी योजना है? 8। 8 में से 5 सेंटर की हैं और 3 अपने राजस्थान की हैं, ठीक है। और ये अपने राजस्थान की है। रूल्स अपने पास 3 बचे हैं। तो ये आज अपन इस क्लास में रूल्स करने वाले हैं, उसके बाद में योजना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आ जाओ तो अपनी किताब खोल लो और रूल्स निकाल लो। सीधे कौन से पेज पे वो देख लो आप, और रूल्स में आ जाओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? एग्जाम अब नज़दीक है ना? जोर शोर से लग जाओ। और फिर देखता हूँ मैं आप कितनी देर पढ़ रहे हो और क्या है। कमेंट्स में पूछूंगा मैं आपको सारी चीज़ें। चलो रूल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, बढ़िया पढ़ाई के मूड में आ जाओ और किताब खोल लो और एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन होके बढ़िया तरीके से पढ़ो। करें स्टार्ट। चलो, देखो 3 रूल हैं। तो सबसे पहले जो रूल है वो है राजस्थान नगर पालिका। सबसे पहले जो रूल है वो पढ़ते हैं अपन। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय एवं या वह संविदा कॉन्ट्रैक्ट नियम 1974, पहला ये रूल है। उसके बाद में आपका जो कार्य संचालन है 2009 वो है, और उसके बाद में जो समितियों का शक्तियां, कर्तव्य, कार्य और वो है, ठीक है। तो पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको, इसमें जाने से पहले, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज हार्ड है, इसमें जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक इसका जो है इंट्रो दे देता हूँ। जैसे इसमें अपन जाएंगे इसकी लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा आपके वापस वो धक्का मारेगी, क्योंकि एक्ट की लैंग्वेज ऐसी होती है, ठीक है। तो उसको आपको रूबरू कराने के लिए, उसका यूज टू बनाने के लिए पहले मैं कुछ कीवर्ड बताऊंगा आपको, है ना, और एक पहले आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप जब अपन पीडीएफ में चलेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाए। देखो, अपन किसी भी डिपार्टमेंट की बात करते हैं और अपन तैयारी ईओआरओ की कर रहे हैं, नगर पालिका की कर रहे हैं, तो अपन नगर पालिका की बात करते हैं। तो नगर पालिका की अगर बात की जाए तो नगर पालिका में बताओ, नगर पालिका के कार्य अपन ने पढ़ लिए नगर पालिका के कार्य कौन सी धारा में पढ़े, वो कमेंट में बता दो। नगर पालिका के कार्य कौन सी धारा में पढ़े? 43 में पढ़े, 44 में पढ़े, या 45 में, या 46 में, या 47 में? कमेंट में बता दो। तो नगर पालिका के जब अपन ने कार्य पढ़े तो बहुत सारे कार्य करती है, ठीक है। बहुत सारे कार्य का करने का मतलब है कि भाई वाटर सप्लाई का काम करती है, जल निकास ड्रेनेज का काम करती है, या मैं कहूं तो सीवर लाइन डालती है, सीवरेज का काम करती है, या जैसे मान लो एक सिंपल लो कि भाई कचरा संग्रहण है, ठीक है। कचरा संग्रहण का कार्य भी करती है, ठोस अपशिष्ट कार्य, सारी चीजें, ठीक है। या मैं यूं कहूं कि सड़क निर्माण का भी कार्य करती है। बताओ करती है कि नहीं रहे बच्चों? ये काम करती है कि नहीं? ठीक है। या अपन कहें कि जैसे उद्यान बनाती है, पार्क बनाती है, बहुत सारा काम करती है, ठीक है। या जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बना दी, ठीक है, आवास वगैरह बना दिया, तो बहुत सारे काम करती है। तो जैसे मान लो एक सिंपल मैं एग्जांपल लूं कि भाई जैसे कचरा संग्रहण करना है, ये कलेक्शन करना है, तो उसमें क्या चाहिए? कचरा पात्र चाहिए नगर पालिका को, कचरा पात्र चाहिए, या गाड़ियां भी चाहिए। या मैं कहूं कि अगर मान लो सड़क निर्माण का हो रहा है तो जैसे बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, या लोहा सरिया, जो भी उसमें काम आता है, आपको तो पता ही है, आप समझ रहे होंगे। तो ये सामान चाहिए कि नहीं? तो ये क्या नगर पालिका खुद बनाएगी क्या? नगर पालिका के पास फैक्ट्री है क्या कि वो कचरा पात्र बनाएगी, डस्टबिन बनाएगी? नहीं है ना, उसको तो लाने पड़ेंगे, खरीदे पड़ेंगे। ऐसा ही तो होगा कि भाई जैसे इस नगर पालिका में, इस नगर पालिका कैथून में, कोटा में, या मैं कहूँ कि नगर पालिका खेतड़ी झुंझुनू में
जो कि अब नीम का थाना में है, वहां पे 1000 डस्टबिन चाहिए, 1000 डस्टबिन चाहिए। या वहां एक वहां से सीसी रोड बन रही है और उनको 1000 कट्टे सीमेंट के चाहिए, ठीक है, या उनको 10 टन लोहा चाहिए, तो क्या नगर पालिका के पास है? नहीं है। तो क्या करेगी? खरीदेगी। तो खरीदेगी तो क्या करेगी? तो ऐसा तो है नहीं कि ईओ अपने दोस्त को बुलाएगा, उसका दोस्त ठेकेदार है, और उसको बोलेगा कि भाई तू 1000 कट्टे सीमेंट के दे दे, ठीक है, और ठीक ठाक पैसे लगा ले। और कौन सा अपने गवर्नमेंट, अपने घर का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है। अगर 500 रुपए कट्टा एक सीमेंट का है, तू तो 600। प्रोफेसर में आपके जो दोस्त है ना मेरा, तो तू भी कमा, मैं भी कमाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, या जैसे डस्टबिन लेने हैं उसको, या उसके दोस्त की दुकान है, रिश्तेदार की दुकान है, वहां से ले लिए 1000 डस्टबिन, और बढ़िया उसकी कमाई होगी। ऐसा नहीं है। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये मान लो ऐसी कभी नगर पालिका बनी होगी, ऐसे काम चला होगा, मान लो कि थोड़ा बहुत मान लो ईओ ने लेके आ भी गया होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि दूसरा दुकान वाला या दूसरा ठेकेदार शिकायत करेगा कि नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई मैं भी तो बैठा था, मैं इससे कम दाम में भी दे सकता था, ठीक है। तो इन चीजों के लिए, सामान खरीदने के लिए या कोई निर्माण कार्य करने के लिए पारदर्शिता से, भ्रष्टाचार मुक्त, है ना, एकदम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से ये सारी चीजें हो, ये चीजें खरीदी जाएं और गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो और प्रतिस्पर्धा का माहौल रहे, ठीक है, यानी सब लोगों को मौका मिले, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया? ये रूल बनाए। ये क्या बनाए? रूल। किस चीज के लिए रूल? कि भाई अगर किसी सामग्री का आप क्रय कर रहे हो, रूल को अपना है जो मैंने आपको बताया कि सामग्री का क्रय और संविदा, कि आप मान लो सामग्री, ठीक है, अब कीवर्ड पे ध्यान देना चालू करना है। ये तो मैंने आपको बताया है कि जरूरत क्यों पड़ी इन रूल्स की। जरूरत इसलिए पड़ी कि जो भी ठेकेदार हैं या जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, उनमें बाकायदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो, वो टेंडर लगाएं। मैं बताऊंगा टेंडर क्या होता है, और जो सबसे कम रेट में देगा वो गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो उसके लिए ये रूल बनाए। तो किसके लिए बनाया? सामग्री व माल और कार्य, या जिसको बोलेंगे अपन संकर्म, या मैं बोल देता हूं कार्य, या मैं यूं कह देता हूं कि निर्माण कार्य। सिंपल समझ जाओगे आप, निर्माण कार्य। चलो ठीक है साहब। सामग्री को अपन बोलेंगे मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स। ये ध्यान रखना, जैसे मान लो सामग्री, और इसको गुड्स, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता था जब स्कूल 12वीं तक था, तो भी मुझे यूं नहीं पता था कि जैसे गुड्स कैरियर आता है ना, जैसे ट्रक आते हैं तो गुड्स कैरियर आता है, तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया, उस समय समझ में नहीं आया था कि गुड्स कैरियर क्या है। ये मतलब गुड क्या अच्छे आदमियों को ले जाता है, या गुड्स कैरियर क्या है? तो वो गुड्स क्या है? माल है, ठीक है, सामग्री है, उसमें मटेरियल, सामान, जैसे ट्रक इधर से उधर ले जाता है तो वो क्या है? कैरियर है, उसका वाहक है, ठीक है, माल वाहक है वो, ठीक है। तो ये वो गुड्स है। तो सामग्री व माल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मटेरियल्स एंड गुड्स, ठीक है। उसके बाद में संक्रम को क्या बोलते हैं अपन? वर्क्स, ठीक है, कोई भी कार्य, ठीक है। ये क्या हो गया? ये दो चीजों की अपन बात कर रहे हैं कि सामग्री का माल व संविदा। अब देखो, संविदा क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, जैसे किसी को ये सौंपा गया कि भाई आपको 500 कट्टे सीमेंट के में देने हैं, 500 रुपए प्रति बैग के, तो उसके और उसके नगर पालिका और उस आदमी के बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब संविदा हुआ, मतलब करार हुआ, ठीक है। इन चीजों को आप समझो, ठीक है। अभी अपन आगे जब जाएंगे पीडीएफ में तब मैं आपको बताऊंगा उस समय भी, तो इनको अभी आप समझो। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? संविदा, मतलब करार हो गया नगर पालिका या किसी ठेकेदार के बीच में, किसी फर्म के बीच में, ठीक। ये चीजें आप समझ गए। यानी नगर पालिका क्या करेगी? सामग्री खरीदेगी। नगर पालिका क्या करेगी बच्चों? सामग्री खरीदेगी। नगर पालिका क्या करेगी? किसी से निर्माण कार्य करवाएगी, मान लो किसी कंपनी से करवाए, किसी ठेकेदार से करवाए, किसी फर्म से करवाए, तो क्या करेगी? काम करवाएगी, वर्क करवाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब तो वो काम करवाने के लिए क्या करेगी? काम करवाने के लिए टेंडर निकालेगी। अब समझना टेंडर को। टेंडर होता है निविदा। क्या होता है बच्चों? निविदा। और निविदा जब वो निकालेगी कि एक ऐसा पेपर में एक ऐसा इश्तिहार निकालेगी या ऐसा नोटिस निकालेगी कि जैसे मान लो कि भाई ये नगर पालिका खेतड़ी है, ठीक है, यहां पे
1000 डस्टबिन, ठीक है, और 1000 डस्टबिन चाहिए, या और 50 कचरा वाहक, जो वो गाड़ियां आती है ना टायर वाली, वो चाहिए डालने के लिए। ये मान लो उसने क्या निकाला, एक टेंडर निकाला, या मान लो एक टेंडर ये निकाला कि नगर पालिका खेतड़ी में 10 किलोमीटर कोई सीसी रोड बनानी है, सीमेंट की रोड बनानी है, ठीक है। ये मान लो कि ऐसा कोई टेंडर अखबार में निकाला, उसको क्या बोलेंगे, निविदा। अब सिंपल सी एक ऐसे समझ लो, एक छोटी सी डस्टबिन, ये क्या होगी, सामग्री, ये क्या हो गया, निर्माण कार्य, निकाल दिया। अब क्या होगा, लोग देखेंगे, कोई फर्म है मान लो कि हाँ यार ये 10 किलोमीटर, उनके पास जो अनुभव होता है, जो उनके पास ग्रेड होती है, A+ ठेकेदार है या ए है, वो एक अलग मैटर है, वो उनका मैटर है। लेकिन जैसे मान लो कि यार इसमें कई ठेकेदार की हाँ या फर्म है कि यार ये 10 किलोमीटर क्या है, हम ये जो है रोड बनाएंगे, उसमें फिर क्या कर दिया, इसमें स्पेसिफिकेशन भी लिख देंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलेगा, ये जो एक्ट है वो क्या बोलेगा, विनिर्दिष्टियां, क्या बोलेगा हिंदी में, विनिर्दिष्टियां, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन समझ गए, जब कोई आप मोबाइल लेते हो तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देखते हो ना कि यार इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इतनी रैम है जो भी आपका ना, ठीक है, इतनी स्क्रीन है, ये साइज है, ये सारी चीजें देखते हो। तो स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि भाई 10 किलोमीटर आप सीमेंट रोड बनाओगे तो उसमें इतनी बजरी, इतनी दूर में इतनी चौड़ाई होगी, और इतनी इसकी मोटाई रखोगे रोड की, इतनी इसमें सीमेंट बजरी, इतनी दूर में ये डालोगे, नीचे रेत बिछाओगे, वो सारी चीजें क्या हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गई, विनिर्दिष्टियां हो गई। एक्ट क्या बोलेगा उसको, विनिर्दिष्टियां, इंग्लिश क्या, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे ही इसमें आप स्पेसिफिकेशन बताओगे कि डस्टबिन इतने लीटर का या जैसे भी कितने का वो माप होगा वो आता है, इतने हाइट का होना चाहिए, मतलब पैर से दबाने से उसका क्या खुलना चाहिए, वो ढक्कन खुलना चाहिए, ये सारी चीजें क्या लिख देंगे, स्पेसिफिकेशन भी उसमें आप लिख दोगे। लिख दिया, उसके बाद में क्या जाएगा, ये मार्केट में जाएगा, ये नोटिस अखबार के थ्रू चला गया, अखबार के थ्रू चला गया, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि बहुत सारे निविदा दाता, ये क्या आएगा, अपने एक्ट में आएगा, इस रूल में आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, टेंडरर। क्या बोलेंगे बच्चों, टेंडरर का मतलब क्या है कि टेंडर भरने वाला, कि ये काम मैं करूंगा। बहुत सारे लोग, जैसे 4-5 फर्म हो गई, 1 2 3 4, ये फर्म हो गई, उन्होंने लिखा कि भाई जो आप ये डस्टबिन, अब ये मैं प्रति डस्टबिन 50 रुपए, ये दूसरा आदमी कह रहा है मैं 100 रुपए लूंगा, ये तीसरा आदमी क्या कह रहा है मैं 150 रुपए लूंगा, और ये चौथा आदमी क्या कह रहा है मैं 70 रुपए लूंगा। स्पेसिफिकेशन उन्होंने बता दिया कि मैं इतने रुपए में सारे स्पेसिफिकेशन दूंगा, ये 100 रुपए में दूंगा, ये 150 में। तो नगर पालिका क्यों 150 रुपए देगी, क्या करेगी, 50 रुपए वाले का डस्टबिन खरीद लेगी, बशर्ते वो स्पेसिफिकेशन वगैरह वो सारी चीजें दिखेगी, ठीक है। इसलिए इस प्रकार के निकाले जाते हैं टेंडर, उसमें सारी चीजें और क्या आएंगी वो अपने PDF के थ्रू एक एक चीज को देखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। और चीज, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक होगा वहां पे आपके डिपार्टमेंट में जो अपन बात करेंगे कि नगर पालिका, एक होगा क्रय अधिकारी। क्रय अधिकारी इंग्लिश में बताओ क्या बोलेंगे इसको, परचेज ऑफिसर। क्या बोलेंगे बच्चों, परचेज ऑफिसर। एक होगा मांगकर्ता अधिकारी, मांगकर्ता अधिकारी, उसको बोलेंगे इंडेंटिंग। इंग्लिश देख लेना रहा थोड़ी, इंडेंटिंग ऑफिसर। ये क्या है, ये एक्ट में बार बार नाम आएगा, ये है क्या चीज, मैं कहता हूं कि नगर पालिका है, ठीक है। नगर पालिका में मान लो कोई ईओ है, वो क्या करेगा, उसको पता है, वो क्या करेगा भाई, जैसे कोई भी चीज खरीदनी है, 1000 डस्टबिन खरीदने हैं या 10 किलोमीटर रोड बनवानी है, तो वो क्या करेगा इन चीजों के लिए कि उसको अखबार में देना, अखबार में नोटिस निकलवाना, टेंडर निकलवाना, तो वो कौन काम करेगा, क्रय अधिकारी। मांगकर्ता अधिकारी क्या करेगा कि जैसे वो मांगकर्ता अधिकारी कोई ऑफिसर है और उसको पता चला कि भाई 1000 डस्टबिन है और अभी भविष्य में 50 डस्टबिन या 100 डस्टबिन की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो वो क्रय अधिकारी को बताएगा, ठीक है, वो सारी सूची रखेगा।
सारी इन्वेंट्री रखेगा कि अपने पास इतना माल है, इतने की जरूरत है, और वो सारा अपडेट किसको करेगा? परचेज ऑफिसर को। ठीक है, इसका मतलब ये तो मांगकर्ता अधिकारी तो मांग बताएगा कि ये चीजें अपने स्टाफ पालिका में चाहिए, ये मांग है। आगे पूरी प्रक्रिया कौन करेगा? क्रय अधिकारी करेगा। आगे चीज समझ में? ये दोनों बार बार आएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलें आगे, अब अपन एक्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रो बताया, ठीक है। तो जो भी अपन एक्ट पढ़ेंगे तीनों एक्ट में, उसमें रूल हैं, किसी में 22 रूल हैं, किसी में 6 रूल हैं, ठीक है, या किसी में 17 रूल हैं। जैसे इसमें 17 नियम है। कितने नियम है बच्चों? 17 नियम है। ये जो अपन 1974 वाला ये रूल पढ़ रहे हैं, कोई भी रूल पढ़ेंगे तीनों में, उसमें पहला और दूसरा तो क्या आएगा? पहला तो आएगा संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, और दूसरा आएगा परिभाषा। ये सब में पहला और दूसरा तो यही आएगा। चाहे अपना एक्ट देख लो, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 पढ़ा था, उसमें भी पहला क्या है आपके? संक्षिप्त नाम हुए प्रारंभ कब हुआ, और दूसरा क्या है? परिभाषा। तो इन तीनों रूल में पहला और दूसरा सेम ये होगा, उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका परिभाषा क्या होगी, ठीक है। चले आगे। तो इसमें अपने पास टोटल रूल कितने हैं? 17। तो एक एक रूल को पढ़ते जाते हैं। ओके, संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, ठीक है। ये क्या हुआ जब मैंने आपको सारी चीजें बताई कि ये जरूरत कैसे पड़ी, ठीक है, कोई सी चीज को, सामग्री को खरीदना है या निर्माण कार्य करवाना है, ये सारी जरूरत अपने को पड़ी, ठीक है। उसके आधार पे जब राजस्थान नगर पालिका एक्ट अधिनियम 1959 हुआ करता था, कौन सा? 1959 हुआ करता था। उसकी धारा 80, उसकी धारा 297, उसकी धारा 298 के द्वारा प्रदत्त दी गई शक्तियों के आधार पर ये एक्ट बनाया गया। ये एक्ट बनाया गया, समझ में आ गया आपके? कब बनाया गया? इसकी अधिसूचना सबसे पहले तो क्या जारी हुई? इसकी अधिसूचना, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 27/11/1974 ये अधिसूचना जारी हुई। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी, सिंपल पेज पे, ठीक है। नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार या फिर स्वायत्त शासन विभाग, और ये अधिसूचना जारी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 16 फरवरी 1975 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ। राजपत्र में प्रकाशित हुआ क्या? ये वाला रूल, ठीक है साहब, प्रकाशित हो गया। और उस समय ये लिखा गया कि राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 1 माह बाद ये रूल लागू हो जाएंगे। तो 1 माह बाद, लगभग मान लो 16 मान लो या आप 15 मान लो, जो भी है, यानी लागू कब हुआ? 1 महीने बाद, ठीक है। इसमें ऐसी डेट नहीं लिखी, इन्होंने क्या कह दिया कि ये जो 16/2/1975 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, उसके 1 माह बाद ये प्रवर्त में आ जाएंगे, लागू हो जाएंगे। कौन सा एक्ट था उस समय? 1959। धारा कौन सी थी? 80, 297, 298, ये उसकी धारा थी। आगे 2 धारा और काम आएंगे आपके, 283 और 81। किसकी? इसी एक्ट की, 283 और 81 में पहले ही मैंने बता दिया। यानी इस पूरे रूल में 5 धाराएं आपके काम आएंगी, 80, 81, 97, 98 और 283। वो जब रूल में आएगी मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ गया? अधिसूचना कब? 27/11/74। जब ये राजपत्र में प्रकाशित कब? 16/2/1975, और उसके 1 माह बाद ये क्या आ गए? लागू हो गए। तो संक्षिप्त नाम इसका क्या है? जो है संक्षिप्त नाम मैंने पहले ही बता दिया था, जो इसकी हेडिंग है, राजस्थान नगर पालिका
राजस्थान नगर पालिका जो है क्या है, सामग्री का क्रय एवं संविदा रूल 1970, ये संक्षिप्त नाम हो गया। प्रारंभ कब हुआ? राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के 1 माह बाद। इतना समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या है बच्चों? परिभाषा। दूसरा क्या है? परिभाषा। वो कहता है परिभाषा कि भाई आप जो कह रहे हो ना, इसमें जो बोर्ड आएगा, इसमें इस रूल में जहां बोर्ड का नाम आएगा वो नगर परिषद समझना आप उसको। ये क्या कह रहा है? जहां जहां बोर्ड का नाम आएगा उसको आप क्या समझना? नगर परिषद समझना। ठीक है साहब, आएगा तब समझ लेंगे। फिर बोला कि जो अधिकारी है बच्चों, मैंने क्रय अधिकारी बता दिया है, या मांगकर्ता अधिकारी है बच्चों, मैंने मांगकर्ता अधिकारी बता दिया है। इसको आप है ना क्या समझना? कार्यपालक अधिकारी समझना। क्या समझना बच्चों? कार्यपालक अधिकारी। ये एकमात्र रूल है जो किसकी बात करता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। बाकी अपन ने पूरा जो पढ़ गया है उसमें क्या था? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ठीक है। और कह रहा है ये जो कार्यपालक अधिकारी है ना, इसको बताऊं क्या समझो आप? इसको समझो नगर परिषद का आयुक्त। नगर परिषद का आयुक्त, ये 3 परिभाषाएं उसमें दी गई हैं। क्या समझो? बोर्ड को क्या समझना? नगर परिषद। इन दोनों को क्या समझना? कार्यपालक अधिकारी। और जो कार्यपालक अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं ना, ये रूल कह रहा है उसको आप नगर परिषद का क्या समझना? आयुक्त समझना, कमिश्नर समझना। आ गई बात समझ में? ये पहला रूल, ये दूसरा रूल। आगे चला जाए, तीसरा रूल क्या कहता है? ये रूल याद भी करा दूंगा मैं, है ना, कौन से में क्या है। तीसरा रूल कहता है कि चलो आपकी बात मान गए, देखो मैंने कार्यपालक मांगकर्ता दोनों बता दिए, चलो ठीक है, अब सामग्री का क्रय करना है। ये तो बात है, सामग्री का क्या करना है? क्रय। या वह कार्य का क्या करना है बच्चों? निष्पादन। भाई हमें तो कार्य करवाना है ना, तो 2 चीजें करनी है। तो ये कब करोगे? तब एक्ट तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलता है, जो भी एक्ट आप हर धारा पढ़ोगे, जैसे मान लो एक्ट पढ़ते हो तो उसमें उसके आदेशों के अध्ययन रियर निर्देशों के अनुदेशों के पता नहीं क्या क्या, मतलब राज्य सरकार ने जो नियम बना रखे हैं अपने, तो उनके अधीन रहते हुए करना क्या है कि अगर सामग्री के क्रय की बात है, अगर मटेरियल्स की बात है, मटेरियल्स की बात है या गुड्स की बात है, तो अगर नगर पालिका में वो 1000 से ज्यादा, 1000 से अधिक का सामग्री अपने को खरीदनी है, तब क्या करेंगे? टेंडर निकालेंगे। टेंडर मैंने आपको बता दिया क्या। और अगर बच्चों कार्य करवाना है और उसमें अगर 2000 से ज्यादा का कोई कार्य है, 2000 से ज्यादा का, तो क्या करेंगे? टेंडर निकालेंगे, शमिंदा करेंगे, करार करेंगे। दोनों चीज समझ गए? अलग अलग। मैं इस रूल में दोनों चीजें अलग अलग लेके चल रहा हूं। क्या? एक तो सामग्री का क्रय एक बात, एक कार्य का निष्पादन एक बात, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मटेरियल खरीद रहे हो, कोई कार्य करवा रहे हो, निर्माण करवा रहे हो, सामग्री खरीद रहे हो, वो अलग अलग है। तो अगर मटेरियल या गुड्स खरीदते हो तो वो कितने का? 1000 से अधिक का होना चाहिए, या कार्य करवा रहे हो तो 2000 से अधिक का। मतलब जैसे 500 रुपए का काम करवाना है तो वो ठीक है, आपको कोई टेंडर वेंडर निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी सामान अगर 1000 से ज्यादा का आप खरीद रहे हो, तो ऐसे नहीं कि किसी दुकान पे जाके ले आए ठीक है हो गया काम, नहीं, उसके लिए आपको टेंडर निकालना पड़ेगा। अगर 2000 से अधिक का आप अगर कोई कार्य करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी मिस्त्री को बुलाकर काम करवा दिया, नहीं, क्या करवाओगे? टेंडर। बात समझ में आपके आ गई होगी। फिर ये कहता है कि जो ये जितना इसमें पैसा लग रहा है ना, अगर मान लो कि आप 10 लाख का काम करवा रहे हो, 20 लाख का करवा रहे हो, 1 करोड़ का करवा रहे हो, तो आगे एक नियम पढ़ोगे 14, उसमें है सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी, उसकी आप अनुमति लोगे। कैसी? प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति लोगे। बाकी आगे जो पढ़ेंगे 14 रूल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया सामग्री का क्रय व कार्य का निष्पादन। ठीक है, मुझे आगे चलना चाहिए, आप नहीं कहोगे तो भी चलूंगा। ठीक है, चलो, ये कौन सा रूल था? तीसरा। पहला क्या? संक्षिप्त नाम हुआ प्रारंभ। दूसरा क्या? परिभाषा। तीसरा सामग्री का क्रय व कार्य का निष्पादन के लिए क्या निविदा कैसे निकालेंगे। ठीक है। चौथा रूल ये कहता है कि आप जो ये सामग्री का क्रय कर रहे हो उसके लिए निकालोगे क्या? निविदा।
तो निविदा निकालोगे उसके लिए कोई समय तो दोगे ना, ठीक है। तो निविदा का समय किसके लिए, सामग्री के क्रय के लिए। निविदा का समय किसके लिए, सामग्री का क्रय, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आपने निविदा निकाली किसके लिए, सामान के लिए कोई भी, जैसे हमें चाहिए 500 कट्टे सीमेंट सामग्री, ठीक है। 10 टन रोड़ी, रोड़ी जानते हो ना, रोड़ी, ठीक है, गिट्टी जो भी होती है। तो इसका निकाला, पेपर में निकाला आपने, तो इसका समय, ठीक है, राशि वो एक राशि हो ही जाएगी भाई कि इतने की ये राशि, इतने की ये राशि, इतने की हमें वो चाहिए, मान लो 10 लाख या 20 लाख वो। तो आप इसमें डेट लिखोगे जैसे 1/1/25, ठीक है। और फिर ये निविदा जो भी है, जो लोग भरेंगे और उसको कब तक आनी चाहिए, वो समय कितना चाहिए, उसमें समय की सीमा कि भाई इतने दिन तक आप फॉर्म, आप जो टेंडर फॉर्म आप नगरपालिका भेज सकते हो। तो उसके लिए अलग अलग है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मान लो 1 लाख तक का कोई काम है, 1 लाख तक का कोई काम है, 1 से 10 लाख तक का कोई काम है, और 10 से 1 करोड़ तक का काम है, ठीक है, और 1 करोड़ से अधिक का कोई काम है, सॉरी जो सामग्री का क्रय कर रहे हैं, है ना, 1 करोड़ से अधिक का काम है। तो इसको तो 7 दिन का समय देंगे, इसको 10 दिन का समय देंगे, इसको 15 दिन का समय देंगे, और इसको आपको 30 दिन का समय देंगे। ये क्या है, डेज, और ये क्या है, राशि। समझ गए। यानी अगर 1 लाख तक की कोई सामग्री खरीदनी है और उसकी अगर निविदा निकाल रहे हो, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी चाहिए, क्या नगर पालिका में पहुंच जानी चाहिए। जैसे मैंने पेपर में कोई निविदा निकाली 1/1/25 को 500 डस्टबिन की, और अनुमानित, इसकी अनुमानित लागत हो गई जैसे मान लो कि 90,000। कितनी हो गई, अनुमानित लागत है भाई, इतना अनुमान है 90,000 का ये, और 1/1/25 को, ठीक है। और मैंने कहा कि आप क्या करो 7 तारीख तक, ठीक है, 7 तारीख तक क्या करो, भेज दो। क्या भेज दो, ये जो निविदा जो फॉर्म होगा, तो वो ठेकेदार है या कोई फर्म है, तो वो नगर पालिका को ये निविदा भर के और कब भेजेगी ये। तो वो कह रहा है कि समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख और नगरपालिका को पहुंचने वाला, कि नगरपालिका ने कोई डेट दी ना कि 7 तारीख तक मेरे पास आ जानी चाहिए, वो जो समय है वो 7 दिन का होना चाहिए। कब, जब कोई राशि 1 लाख तक की हो, कोई सामग्री 1 लाख तक की खरीदनी हो। यानी पेपर में निकलवाना और नगरपालिका तक वो फार्म का पहुंचना, वो 7 दिन का टाइम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई हो जाए कि 50 लाख का कोई सामग्री खरीदनी है 50 लाख की, तो पेपर में निकालने वाली तारीख और नगरपालिका तक पहुंचने वाले फार्म की तारीख, वो कितना समय होना चाहिए, 15 दिन। ये क्या हो गया, आपकी सामग्री का क्रय, ठीक है। ये सेम समय सीमा ही जब आप काम करवाओगे, निर्माण कार्य कराओगे, तब भी ये ही होगा, तब भी क्या होगा, यही होगा। लेकिन ये रूल आपके कौन से में आएगा, 90 रूल में आएगा, जो आगे आएगा तब अपन पढ़ लेंगे। सेम है ये भी, ठीक है। अगर मान लो 24 घंटे की इसमें कटौती करनी है, कोई अगर अत्यावश्यकता अर्जेंट का मामला है, ठीक है, 24 घंटे की कटौती करनी है, आप कर सकते हो, इस समय में कट कर सकते हो। लेकिन होगा क्या कि मान लो नगर पालिका जो जिला स्तर की है, वहां पे तो जिला कलेक्टर किसमें होगा, कमेटी में, वो कमेटी अगर कहे तो 24 घंटे की कटौती कर सकते हैं। कब, नगर पालिका अगर जिले पे हो तो जिला कलेक्टर, अन्य नगर पालिकाओं के लिए एसडीएम, अन्य नगर पालिकाओं के लिए क्या, एसडीएम। और मान लो एसडीएम किसी नगर पालिका का प्रशासक है, क्या है, प्रशासक। बताओ प्रशासक कब बनाया जाता है, धारा 300, सॉरी मैं नहीं बताऊंगा, कौन से कमेंट में बताओ कि धारा 300 नहीं, प्रशासक की नियुक्ति कब की जाती है, जब नगर पालिका का विघटन हो जाता है, प्रशासक की नियुक्ति कब की जाती है, तो वो धारा कौन सी है, उसके तहत अगर प्रशासक है तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। फिर कौन होगा, जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी होगा। समझ में आई बात। मान लो कि कोई जिले पे स्थित कोई नगर पालिका है, तो उस समिति में कौन होगा, जिला कलेक्टर।
दूसरी मान लो अन्य नगर पालिका कोई ग्रामीण क्षेत्रों में उधर है तो कौन होगा, एसडीएम। लेकिन एसडीएम उस नगर पालिका का प्रशासक है तो एसडीएम नहीं होगा, क्योंकि फिर तो अगर वो कमेटी में वही हो जाएगा, जब नगर पालिका का खुद ईओ ही उस कमेटी में हो जाएगा जो कि प्रशासक के रूप में एसडीएम काम कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, पारदर्शिता नहीं रहेगी। तो इसके लिए अगर वो प्रशासक है तो जिला कलेक्टर द्वारा कोई अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड कोई दूसरा अधिकारी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उस कमेटी में कौन कौन होगा, जिला कलेक्टर तो है ही है, या एसडीएम। अगर एसडीएम प्रशासक है तो ये नहीं होगा, कौन होगा फिर, इसके द्वारा नॉमिनेटेड कोई दूसरा अधिकारी। और उस समिति में फिर और होगा कि मान लो कि वहां का कोई अध्यक्ष है या पीठासीन अधिकारी है उस नगर पालिका का, या वहां का कोई आयुक्त है वो, तो ये क्या होंगे समिति में। अगर ये लोग कहेंगे तो वो 24 घंटे की कटौती की जा सकती है, ठीक है। ये बात किस में है, आपके रूल नंबर 4 में, ठीक है। आगे पांचवा रूल ये कहता है कि अगर मान लो अपन ने टेंडर किया, ठीक है, क्या किया, टेंडर, निविदा निकाली, अगर और निविदा दाताओं ने, फर्मों ने या ठेकेदारों ने निविदाएं भेजी और वो अपर्याप्त हैं, क्या है, अपर्याप्त, संख्या में कम है, संख्या में क्या है, कम है, तो अगर नगर पालिका को लगे, नगर पालिका के अधिकारी को लगे कि यार ये तो अपर्याप्त है, इसमें रेट वेट का भी मामला सही नहीं बैठ रहा, तो वो वापस दोबारा निविदा निकाल सकता है। और जो निविदा आमंत्रण करता है, ठीक है, निविदा दाता है, उनको नोटिस देगा कि भाई ये जो है निविदा निरस्त की जाती है और फ्रेश निविदा निकाली जाती है, तो उनको भी क्या करेगा, सूचित करेगा, ठीक है। जैसे मान लो निविदा निकाली 1000 डस्टबिन खरीदने के लिए और 2 ही निविदा ही मान लो, अब 2 में वो क्या प्रतिस्पर्धा देखेगा, उसमें क्या देखेगा कि रेट, 2 लोगों में तो रेट का पता ही नहीं चलेगा। 10 निविदा है तो तब पता भी चलेगी, हाँ ये सही दे रहा है, इसकी स्पेसिफिकेशन अच्छा है, इसकी सामग्री अच्छा है, ये कम पैसे में दे रहा है, ये इतने पैसे में दे रहा है, तो मजा भी आए। अगर मान लो 2 ही निकाले तो 2 में तो पता ही नहीं चलेगा, फिर वो क्या करेगा कि वापस निकालेगा। और ये जो 2 लोग है ना जिन्होंने लगाई थी, इनको भी बताएगा कि आप ये जो निविदा निरस्त की जाती है और आप फ्रेश निविदा लगा सकते हो, उनको भी सूचित करेगा। ये रूल किस में है, 5 में। ये रूल किस में है, 5 में। आगे बात समझ में, 5 तक पढ़े, आगे चले। चलो छठा पढ़ते हैं। छठा क्या है कि निविदा निकाली कैसे जाएगी, निविदाएं कितनी कार की होंगी, क्या होंगी निविदाएं। तो निविदाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो खुली निविदा, खुली निविदा, एक हो सकती है आपकी सीमित निविदा, एक एकल निविदा, एक ऐसी एकल। खुली निविदा मतलब विज्ञापन द्वारा निकाली जाए, एडवर्टीजमेंट द्वारा निकाली जाए, जब सामग्री के क्रय का कितना हो, 5000 से अधिक का हो मामला। कब, 5000 रुपए से अधिक का, 5000 रुपए से अधिक का कोई भी निर्माण कार्य या कोई सामग्री का क्रय कर रहे हो, वो कितने का हो, 5000 से अधिक का। सीमित निविदा मतलब कि जैसे 2-3 फर्म को सीधे ही नोटिस दे दो, उनको आमंत्रण भिजवा दो कि हमारा ये काम है और आप ये कर सकते हो क्या, तो उनको सीमित कुछ फर्मों को आप भेज दो। जब मामला 10,000 से कम का हो, 10,000 से सॉरी क्या हो, कम का हो। और एकल निविदा का क्या है, 1000 से अधिक। एकल निविदा का मतलब एक ही फर्म को, कि ये लगे कि एक ही फर्म को, क्या 1000 रुपए से ज्यादा का है और एक ही फर्म को अपन इनवाइट कर सकते हैं, तब क्या होगा, एकल निविदा में। तो इसमें तो खुली निविदा मतलब बहुत सारे लोग, ओपन एडवर्टीजमेंट निकाल के पेपर में। सीमित निविदा मतलब कुछ 2-5 फर्म, और एकल निविदा मतलब एक ही आदमी। जब 5000 रुपए से अधिक का मामला हो तो ये, 10,000 से कम का मामला हो तो ये, और 1000 से अधिक का मामला हो तो एकल निविदा। समझ में आ गई। एकल निविदा में है ना, एकल निविदा में अब देखो, जैसे मान लो सीमित निविदा करते हो आप, सीमित निविदा में क्या करोगे भाई, खुली में तो आपने क्या कर दिया कि सीधा एडवर्टीजमेंट निकाल दिया, ओपन पेपर में आ गया, बहुत सारी आ जाएंगे ये। लेकिन सीमित निविदा और एकल निविदा में क्या होगी, कुछ ही फर्म को आप कह रहे हो, कुछ ही फर्म को, तो आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे क्रय अधिकारी है उसके पास कुछ फर्मों की क्या होनी चाहिए, सूची होनी चाहिए, कुछ अच्छे फर्मों की, जो विश्वसनीय फर्म है कि ये जब भी सप्लाई करते हैं। एक चीज, 2 वर्ड और बताता हूं। एक तो आएगा प्रदाय,
तो पीडीएफ में पढ़ेगा आएगा तब आएगा प्रदाय, उसको बोलेंगे सप्लाई। आप सप्लाई से आप समझ गए, ठीक है। लेकिन इन्होंने रूल में क्या दे रखा है, प्रदाय। ये भी दे सकते थे कि भाई सप्लाई का मतलब आपूर्ति। एक होगा प्रदायक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सप्लायर, आप समझ गए ना, यानी आपूर्ति करने वाला। लेकिन बताओ दे क्या रखा है, प्रदायक। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। एक आएगा संदाय। संदाय का मतलब क्या होता है, पेमेंट। अब इसको सिंपल भी लिख सकते थे, भुगतान, ठीक है, पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे। लेकिन क्या है, संदाय। एक आएगा संदत, संदत, ये होगा पेड, यानी भुगतान कर दिया गया, भुगतान कर दिया गया, संदत। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, पीडीएफ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या है, कुछ ही फर्म होती है, कुछ फर्म होती है, तो उनकी क्रय अधिकारी के पास क्या होनी चाहिए, सूची होनी चाहिए। और सूची किसकी होनी चाहिए, अच्छे विश्वसनीय लोग हों, कि वो हमेशा अच्छा माल सप्लाई करते हैं, या यूं कहें कि उनके पास मतलब अच्छे उपस्कर, इसमें क्या बोला है नियम में, उपस्कर नाम क्या बोला, बाकी इसका इंग्लिश में क्या होता है, इक्विपमेंट। तो भाई उपकरण भी लिख सकते थे, ठीक है। और अच्छी उनके पास सुविधा होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए माल पहुंचाने की। तो उनकी क्या रखेगा, वो एक सूची रखेगा, और वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, उनको अपडेट करेगा। मान लो कोई मार्केट में और भी फर्म आ सकती है, अपडेट करेगा उनको, रिवाइज्ड करेगा उसको, सूची को रिवाइज्ड करेगा, अपडेट करेगा, रिवाइज्ड करेगा। और मान लो कोई फर्म ये कहती है कि भाई इस लिस्ट में हमें भी जोड़ो, तो वो जब उनको जोड़ेगा तो उनके पास सिक्योरिटी मनी लेगा। क्या लेगा, सिक्योरिटी मनी, जिसको क्या बोलेंगे, प्रतिभूति रकम। कितनी लेगा, 25 रुपए। कितनी लेगा, 25 रुपए, कि भाई हमारी लिस्ट में जोड़ तो देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, कितने, 25 रुपए। और जिस फर्म को जोड़ रहा है उससे वो पूछताछ भी कर सकता है कि भाई ये वास्तव में कैसा माल बनाती है, कहाँ इसका माल बनता है, कैसा है इसका, ठीक है, अच्छा विश्वसनीय है या नहीं सामग्री, तो वो उससे पूछताछ भी कर सकता है। ये किस में है, आपके रूल 6 में। कब, जब सीमित निविदा और एकल निविदा की बात हो। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, फिर क्या है, चलो पीडीएफ से चलते हैं। 6 रूल पढ़ लिए ना, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आ जाओ अब, ठीक है, 6 तक पढ़ लिए। एकल निविदा वाला भी है, जिसमें एकल निविदा जो आ रही थी, एकल निविदा जब अपन कर रहे हैं ना, तो उसमें ये चीज और ध्यान रख सकते हो कि मान लो एकल निविदा के लिए अपन डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं। कैसे, जैसे मामला ऐसा हो कि प्रोप्राइटरी प्रकार का हो, यानी वो सामग्री अपने को पता है कि इसी दुकान से मिलती है, कि ये दुकान ए है और कहीं नहीं बनती है, इसी दुकान से मिलती है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि मान लो कि उसी के पास उसका पेटेंट है कि यही बनाता और कोई नहीं बताता। जैसे कोका कोला है, कोका कोला का फॉर्मूला है, वो एक उसका बाकायदा कंपनी है, वो वहीं बढ़ती है, वहीं से डायरेक्ट ले रहे हो, तो कोई एकल निविदा की जरूरत नहीं है। या मैं यूं कहूं कि जैसे राजस्थान के, जैसे राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम है, या राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम है, लघु उद्योग निगम है। या जैसे मान लो कपड़ा खरीदना है, तो राजस्थान कपड़ा उद्योग लिमिटेड है, या राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग लिमिटेड है, या मैं कहूँ कि राजस्थान सहकारी बुनकर उद्योग लिमिटेड है। तो ये क्या है, एक राजस्थान के डिपार्टमेंट है, उनसे अगर आप खरीद रहे हो सीधे, तो क्या एकल निविदा की जरूरत है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे मान लो कि डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल, वो अगर मान लो खरीद रहा है, डायरेक्ट महानिदेशक खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन जगहों से अगर अपन खरीद रहे हैं कोई भी सामग्री, तो एकल निविदा की क्या नहीं है, अपने को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं। तो अपन ने चालू क्या किया था, राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय, यानी परचेज ऑफ मटेरियल्स और कॉन्ट्रैक्ट संविदा, रूल कौन सा, 1974। फिर मैंने आपको बताया कि देखो अधिसूचना कब ये हुई, 27/11/1974 को। मैंने बता दिया था अधिसूचना कब, 27/11/1974 को अधिसूचना आई, ठीक है। कौन सी अधिसूचना, किसके शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम मैंने बताया 1959। धारा कौन सी, 298
80 और 297। फिर आगे मैंने ये भी बताया कि इस एक्ट में 2 धारा और आएंगी, 283 और 81। तो ये भी अपने को याद रखना है। 283 में वित्त समिति होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर पहला जो अपना रूल है तो क्या है, मैंने बताया संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम मैंने आपको बता दिया। फिर क्या है, दूसरा क्या है कि राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से 1 माह बाद लागू होंगे। और प्रकाशन कब हुआ, 16 फरवरी 1975, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो किसी भी एक्ट में पहला रूल कौन सा होगा, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम और दूसरा क्या होगा, प्रारंभ। प्रारंभ की तिथि, ये किस में आएगा, पहले रूल में। चाहे तीनों रूल हो तो ये पहला नियम इसमें आ जाएगा। फिर है परिभाषाएं। परिभाषाएं में मैंने आपको बता दिया कि भाई जो दूसरा इसमें सेक्शन होगा या रूल होगा जो अपन पढ़ रहे हैं, सब में क्या आएगा, परिभाषा। मैंने बताया बोर्ड के अंतर्गत कौन आएगा, नगर परिषद, बता दिया। फिर क्रय अधिकारी, परचेज ऑफिसर या मांगकर्ता अधिकारी, इंडेंटिंग ऑफिसर, उसको क्या बोल रहा है, कार्यपालक है। कार्यपालक अधिकारी भी आप लिख सकते हो, मैंने बता दिया। फिर मैंने कहा कि कार्यपालक अधिकारी है ना, ये ही क्या होता है, नगर परिषद का आयुक्त होता है। ये अपन पढ़ चुके, मेरे हिसाब से यहाँ कोई समस्या नहीं है। फिर रूल तीसरा, इसमें जो 3 नंबर पॉइंट है वो क्या कहता है कि सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन कैसे करेंगे, निविदा द्वारा। कैसे करेंगे, निविदा द्वारा। लेकिन कब करेंगे, कब करेंगे, ये मैंने बताया था ना कि नियम 14 में वर्णित जो सक्षम प्राधिकारी है, इसको सक्षम करो, सक्षम प्राधिकारी है, उसकी स्वीकृति लेंगे। उसकी क्या लेंगे, स्वीकृति। और जब कब करेंगे, जब किसी सामग्री, लिख लो, मान लो इंग्लिश में, मैंने वो पहले भी बता दिया, मटेरियल्स या गुड्स। मैंने बताया ना, देखो ये प्रदाय आया है, प्रदाय का क्या मतलब होता है बच्चों, सप्लाई, ठीक है। प्रदाय का क्या मतलब होता है, सप्लाई। जब 1000 रुपए से अधिक का उसमें खर्चा हो, 1000 रुपए से अधिक का। और कार्य कब करेंगे रे, कार्य का निष्पादन कब करेंगे रे बच्चों, 2000 से अधिक का वे, बता चुका मैं। यानी 2000 से अधिक का कोई काम करवा रहे हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, निविदा निकालनी ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन, निष्पादन क्या होता था, जिसके बाद में, ठीक है। फिर है चौथा पॉइंट, जो है चौथा रूल, मान लो इसको, जो भी है वो क्या कहता है कि जब अपन सामग्री का क्रय कर रहे हैं, यानी परचेज ऑफ मटेरियल्स, परचेज ऑफ मटेरियल्स कर रहे हैं, तो समय सीमा क्या होगी। तो मैंने बताया कि 1 लाख तक कितना, 7 दिन। 1 लाख से 10 लाख तक 10 दिन। 10 से 1 करोड़ तक 15 दिन। और 1 करोड़ से अधिक का मामला है तो 30 दिन। ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। चले आगे, ये चलो। फिर मैंने आपको ये जो बताया है कि ये जो आप सामान क्रय कर रहे हो या कोई भी निर्माण का कार्य करवा रहे हो, और उसमें अगर 24 घंटे की अगर कटौती करनी है, 24 घंटे की अगर कटौती करनी है, कब, जब परिस्थिति में उचित समझा जाए। जब परिस्थिति ऐसी हो कि 24 घंटे की कमी करनी है तो क्या करोगे, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, या अगर अन्य नगरपालिका बोर्डों की बात होगी तो उसका संबंधित का उपखंड अधिकारी, या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी, जहां पर नगरपालिका बोर्ड का प्रशासक उपखंड अधिकारी है, ठीक है। प्रशासक मैंने आपको बता दिया था कि भाई या तो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर तो होगा ही होगा, जिला कलेक्टर तो होगा ही हो, या कोई नगरपालिका बोर्ड है तो वहां पे कौन, एसडीएम। किसको लेंगे, एसडीएम, ठीक है। जैसे मान लो नगरपालिका है अपनी ए, और उसका या तो ईओ है। अगर ईओ नहीं होगा, ईओ नहीं होगा तो वहां पे प्रशासक किसको लगाएंगे, एसडीएम को। यही तो बात होगी। तो अगर वहां पे ईओ है तो इस समिति में किसको ले लेंगे, एसडीएम को। समझ रहे हो बात। अगर ए का वहां पे ईओ है, ए नगरपालिका में, तब तो उस समिति में ले लेंगे एसडीएम। अगर वहां मान लो ईओ नहीं है और एसडीएम को प्रशासक लगा रखा है, मान लो, तो इस समिति में अब किसको लोगे, एसडीएम को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि एसडीएम तो यहाँ का प्रशासक है। तब कौन लेंगे, तब जिला कलेक्टर जो मनोनीत करेगा जिस अधिकारी को या जिस प्राधिकारी को, उसको लेंगे। ये इसमें सिंपल सी बात है।
ठीक है, ये कहना चाहता है। ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज हार्ड है, ये मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद उस जो भी नगर पालिका है या परिषद है, उसका अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या संबंधित नगर पालिका बोर्ड का आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी, ये अगर बोलेंगे तो 24 घंटों की कटौती की जा सकती है। चलो ठीक है, और इनका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। ये प्रशासन शहरों की, और जब 2 अक्टूबर 1981 को चला था तब ये रूल इसमें डाला गया था। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, चौथा रूल। पांचवा क्या कहता है बच्चों, पांचवा कहता है बच्चों कि अगर मान लो अपर्याप्त मिल जाए या पर्याप्त संख्या में निविदा नहीं आए तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। मैंने आपको बताया भी था कि जब कम निविदाएं आती हैं और रेट का सही से पता नहीं चल पाता है तो अपन क्या करते हैं, नए सिरे से आमंत्रित की जाएंगी और जो संभावित निविदा दाता हैं यानी टेंडरर हैं उनको सूचित कर दिया जाएगा। ओके, आगे चलो। फिर कहता है कि ये छठा रूल मैंने क्या बताया कि निविदाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन सी निविदाएं होंगी। तो मैंने 3 प्रकार की निविदाएं बताई थी आपको। विज्ञापन द्वारा, खुली निविदाएं मतलब एडवर्टीजमेंट द्वारा, एडवर्टीजमेंट द्वारा क्या बोलेंगे उनको, ओपन टेंडर। क्या बोलेंगे बच्चों, ओपन टेंडर। दूसरी सीमित संख्या में, जिसको अपन बोलेंगे सीमित निविदा। क्या करेंगे, सीधे कुछ फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा, ठीक है, सीधे ही उनको बुला ले। और केवल एक फर्म को बुलाएंगे तो वो उसको क्या बोलेंगे, एकल निविदा। उसको क्या बोलेंगे, एकल निविदा। समझ में आ गया, ये मैंने आपको बता भी दिया था। अब इसमें यह है कि भाई खुली निविदा का अनुमानित मूल्य कब होना, कितना होना चाहिए, 5,000 या अधिक, तब तो अपन क्या करेंगे, खुली निविदा। तब तो क्या करेंगे, खुली निविदा। और सीमित निविदा कब करेंगे, 10,000 से कम का मामला हो। मैंने एक साथ समझा दिया था आपको कि अगर 10,000 से कम है तो सीमित, 1,000 से अधिक है तो क्या, एकल, और 5,000 से अधिक है तो खुली निविदा। खुली निविदा, ठीक है। आगे फिर मैंने आपको बता दिया था, इसमें यही लिखा हुआ है कि सीमित निविदा और एकल निविदा जब भी कर रहे हो तो क्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी आपका जो परचेज ऑफिसर है वो एक सूची बनाएगा। एक क्या बनाएगा, सूची। किसकी, एक अच्छी विश्वसनीयता वाली फर्म होगी कि वो उनके पास जो सामान है जो सप्लाई कर रहे हैं, प्रदाय सप्लाई करने के लिए उनके पास आवश्यक क्या हो, उपस्कर। उपस्कर का क्या मैंने लगता हो, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, ठीक है। और उनके पास सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ ही वो क्या करेगा, कालिक परीक्षण। कालिक परीक्षण का मतलब है पीरियोडिकली, पीरियोडिकली यानी समय समय पर, पीरियोडिकली समय समय पर क्या करेगा, उनका उनकी अपडेट करेगा उस सूची को, ठीक है, या रिवाइज्ड करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। क्या करेगा, एक सूची रखेगा, अच्छी विश्वसनीय बढ़िया फर्म होगी, और समय समय पर उनकी सूची अपडेट करेगा। और अगर मान लो कोई फर्म उस सूची में शामिल होना चाह रही है तो वो 25 रुपए की प्रतिभूति देके, सिक्योरिटी मनी देके वो जो नाम जुड़वा सकती है और उससे पूछताछ भी वो कर सकता है जोड़ने से पहले। ये सिंपल सी बातें थी, ठीक है। और एकल निविदा कब, जब 1,000 से अधिक का मामला हो, 1,000 से अधिक का मामला हो। मैंने आपको तीनों बता दी। लेकिन एकल निविदा आमंत्रित करना अपेक्षित नहीं होगा। कब, ये मैंने आपको बताया था, कब नहीं होगा, जब मान लो मामला क्या हो, प्रोप्राइटरी प्रकृति का, यानी ऐसी ही, मतलब कि उसी जगह बनती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई हाथ से कोई चीजें बनाता है, ठीक है, हाथ से कोई दरिया बनाता है और नगर पालिका को जरूरत है मैट की, तो लगता है कि भाई ये चीज यही बनती है, ये जो स्पेसिफिकेशन है ये वहीं बनती है, तो वहां से अपन ले सकते हैं, ठीक है। या कोई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, वहां से कौन खरीदे, या तो क्रय संगठन, कौन खरीदे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट का परचेज ऑर्गेनाइजेशन। एक मैंने आपको बताया था महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल। प्रदाय का बच्चों मैंने क्या बताया, सप्लाई, सप्लाईज, और वेमन का डिस्पोजल, डिस्पोजल यानी कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल है, वो अगर डायरेक्ट उनसे रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर से खरीदता है तो भी किसकी, एकल निविदा की जरूरत नहीं है।
दूसरा मैंने क्या बताया, अगर मान लो सामग्री राज्य कृषि उद्योग निगम, राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम या प्रमाणित कोई खादी भंडार है उससे किया जाए, तो उससे अगर आप ले रहे हो सामग्री तो भी एकल निविदा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इसका ऐसा सर्टिफिकेट दें कि वास्तव में ये यही बनाया गया है, उस चीज का क्या दें, वो सर्टिफिकेट दें कि इन्हीं उपक्रमों से ये इनका निर्माण किया गया है। ठीक, आगे अगर मान लो कोई कपड़ा है राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड से खरीद रहे हो, राजस्थान हथकरघा परियोजना बोर्ड से खरीद रहे हो, या राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड से खरीद रहे हो, तो भी एकल निविदा की जरूरत नहीं होगी। आगे, या फिर ऐसा है कि भाई कोई सहकारी होलसेल भंडार से खरीद रहे हो और वो होलसेल भंडार वाले कहाँ, उन संगठनों से, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग से या बुनकर सहकारी लिमिटेड से, वहां से वो खरीद रहे हो, और वो क्या दें, उस चीज का आशय प्रमाण पत्र, आशय का प्रमाण पत्र दें कि ये हमने डायरेक्ट उन जगहों से खरीदा है जहां पे वो बनती हैं। ठीक है, कृषि उद्योग लिमिटेड हो गया, लघु उद्योग लिमिटेड हो गया। दूसरा, अगर कोई मोटरयान है और उसका कोई स्पेयर पार्ट है, वो 1000 तक की सीमा का है, यानी 1000 रुपए तक का अगर आता है तो भी कोई रजिस्टर्ड डीलर है उससे खरीद सकते हैं। ठीक है, मोटरयान का 1000 रुपए तक का खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो कोई अग्निशमन वाहन है, फायर ब्रिगेड है, उसमें उसकी मरम्मत हेतु 25,000 रुपए तक का खर्चा अपन कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। तो मोटरयान का तो कितना, 1000 रुपए तक का, 1000 रुपए तक का, और आपके फायर ब्रिगेड का 25,000 तक का। दोनों ये याद आपको रख लेना है। फिर वही है कि राज्य सरकार के मान लो कि एकल निविदा और राज्य सरकार ने कोई स्कीम चला रखी है और वो स्कीम के तहत कोई चीजें बनाते हैं, तो वहां से भी अगर आप खरीदते हो तो एकल निविदा की जरूरत नहीं। जैसे सीखो कमाओ योजना, ऐसी कोई योजना तो होगी, अगर उनसे खरीदते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, या राज्य सरकार ने कोई छूट दे रखी हो, राज्य सरकार ने ही कोई छूट दे रखी हो। ठीक है, ये तो क्या होगी, एकल निविदा। ये क्या होगी, एकल निविदा। अब मेरी बात सुनो कि मान लो ये तो 3 हो गई, खुली निविदा आपके समझ में आ गई, कितनी, 5000 अधिक, सीमित निविदा 10,000 से कम, और आपकी एकल निविदा 1000 से अधिक। लेकिन अगर मामला 10,000 से एन्यून होने पर भी, यानी मैं यूं कहूं कि नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, यानी 10,000 से कम नहीं होने पर भी, नॉट लेस देन 10,000 यानी 10,000 से कम नहीं हो तो भी, होने पर भी खुली निविदा प्रणाली को, नहीं नहीं, ये इसमें थोड़ा लिखो बच्चों, खुली निविदा प्रणाली की बजाय, यहां लिख दो इसमें, 1 मिनट, खुली निविदा यहां लिखो, की बजाय, इसको यहां लिख देता हूं, की बजाय सीमित निविदा, सीमित निविदा, सीमित निविदा प्रणाली को अंगीकृत किया जा सकेगा। ठीक है, इसको लिख लो कि भाई 10,000 से कम का मामला नहीं हो, नोट लेस देन 10,000, तो खुली निविदा प्रणाली की बजाय इसको सीमित निविदा को अंगीकृत किया जा सकेगा, यानी सीमित निविदा भी वहां लाई जा सकती है। वो शर्तें क्या है, समझ गए, यानी 10,000 से कम का मामला नहीं हो, नोट लेस देन 10,000, तो भाई होना क्या चाहिए, खुली निविदा होनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह क्या, सीमित निविदा ला सकते हैं। कब, जब ऐसे कारण हो कि भाई खुली निविदा जब लाना वो क्या हो, लोक हित में नहीं हो, लोक हित में नहीं हो। और ये रिकॉर्ड कौन करेगा, अभिलेखित कौन करेगा, क्रय अधिकारी। कौन बताएगा, परचेज ऑफिसर ये बताएगा, परचेज ऑफिसर ये बताएगा कि जब लोक हित में नहीं है खुली निविदा लाना, तब ये ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा मांगकर्ता अधिकारी, इंडेंटिंग ऑफिसर ये प्रमाणित कर दे कि भाई मांग अत्यावश्यक है। मांग तो कौन बताएगा, मांग अधिकारी बताएगा, मांगकर्ता अधिकारी, उसको पता है कि भाई मामला है जो है कम पड़ गया है, ठीक है, सामग्री कम पड़ गई है, तो वो ये बताएगा कि भाई मांग अत्यावश्यक है। और अब खुली निविदा प्रणाली है ना, खुली निविदा करना उसमें थोड़ा वे ज्यादा हो जाएगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, अखबार में निकलवाना और ये करना, है ना, तो क्या कर सकते हैं अपन, सीमित निविदा ला सकते हैं। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। चलो आगे चलें। फिर ये कहने का है कि भाई जब भी आप टेंडर निकाल रहे हो तो उसमें पूरी विशिष्ट होनी चाहिए, पर्टिकुलर्स की क्या क्या है उसमें। ठीक है, पर्टिकुलर्स
क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उसके स्पेसिफिकेशन, उसमें सारे मैंने बताया था ना, दृष्टिया भी आएगा वहां पे, तो स्पेसिफिकेशन सारी चीजें की, इतनी लंबाई चौड़ाई, ये इसमें गुण होने चाहिए, ये अवगुण होने चाहिए, फ्रिज है तो इतने लीटर का होना चाहिए, मान लो फ्रिज लेना है तो ये इसमें बिजली खपत का ये मार का होना चाहिए, इतने लीटर का होना चाहिए, जो कंप्रेसर है वो इस चीज का होना चाहिए, तो वो सारे स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसमें जो सामग्री लगाई जाएगी उसकी किस्म यानी क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, और जो है सप्लाई कर रहे हो वो उस कब दोगे, कौन से स्थान पे दोगे, ये सारी शर्तें उसमें होनी चाहिए। और अगर राजस्थान के बाहर कोई चीज बनी है और उसके लिए आप निविदा कर रहे हो तो किसमें दिया जाएगा, समाचार पत्र में, जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो। किसके द्वारा अनुमोदित हो, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, ये है। अच्छा, दूसरा ये इस चीज का मैं आपको समझाता हूं कि मान लो उस समय भी मैंने बताया था कि मान लो निविदा 1 2 3 4 लोगों ने निविदा लगाई, ठीक है, और जब ये टेंडर ओपन करे गए, निविदा खोली गई, तो समझ में आया कि यार नहीं नहीं नहीं, इसमें तो रेट ज्यादा है, क्या है, रेट ज्यादा है, और एक इन्होंने घेरा बना का मतलब इन चारों आदमियों ने आपस में डिस्कस करके और उसके बाद में फिर रिंग घेरा बना लिया, का मतलब है कि इन आदमियों ने, चारों आदमियों ने डिस्कस करके और फिर रेट लिखी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, रेट लिखी है। तो वो क्या करेगा कि उसको कैंसिल कर देगा या उनसे बातचीत करेगा कि देखो अगर रेट कम कर रहे हो तो बात करो, और रेट अगर वो कम कर देते हैं उनसे बात करने के बाद में, तो जो मिनिमम जो टेंडरर होगा जिसने मिनिमम रेट लिखी होगी, तो उससे क्या कर सकता है, फिर वो निविदाएं आमंत्रित कर सकता है, उससे सामग्री खरीद सकता है। समझ में आ गया। कई बार क्या होता है कि 4 आदमी 5 आदमी जो होते हैं वो बात करके रेट लगभग बराबर लिख देते हैं, फिर वो अपने आपस में देख लेते हैं कि भाई ऐसा कर लेंगे, तो उस समय क्या करेगा, तो उसको क्या कैंसिल भी कर सकता है या उनसे बातचीत करके भी मामला सॉल्व कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। फिर है आपको, ये तो 6 नंबर रूल, कितना हो गया, 6, कितना हो गया रूल, 6। अब देखो रूल है 7 और 8, 7 और 8, सिंपल सा रूल है, मैं आपको बताता हूं कैसे। रूल 7 कहता है बच्चों थोड़ी सी आज तबीयत भी खराब है। रूल जो 7 है ना, और एक रूल 8, ये कह रहा है कि जो गड़बड़ कर रही है, कोई भी फर्म है जो गड़बड़ कर रही है, गड़बड़ करे का मतलब क्या है कि मान लो वो करप्ट आचरण का उपयोग कर रही है, भ्रष्ट आचरण का, या मैल प्रैक्टिस, जो आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, मेल प्रैक्टिस, सही है क्या, देख लेना आप। मेरे कहने का मतलब मेल प्रैक्टिस का मतलब अगर मान लो अनाचार कर रही है, गड़बड़ कर रही है, क्या कर रही है, धोखा कर रही है, या नकली माल दे रही है, कहने का मतलब है, ठीक है, सामग्री क्या है, घटिया क्वालिटी की दे रही है, तो उनको क्या है कि ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा, उनको, उन फर्म को क्या किस में डाला जा सकेगा, काली सूची में डाला जा सकेगा, और आगे के लिए उनको हम कैंसिल, रद्द कर दिया जाएगा, उनसे कभी कोई निविदा ली नहीं जाएगी, ठीक है। यानी अनाचार का मतलब क्या है कि वो निम्न स्तर का माल सप्लाई करती हो, निम्न स्तर का, अगर अनाचार की बात आ जाए, मैल प्रैक्टिस की बात आ जाए, तो किसका, निम्न स्तर का माल सप्लाई करते हो, बस इतना सा है। उसको किस में डालेंगे, काली सूची में, किस में डालेंगे, काली सूची में। दूसरी बात, 8 नंबर क्या कहता है कि जो भी सामग्री आएगी अपने पास, जो भी मटेरियल आएगा, जो भी चीज आएगी, उसका क्या करेंगे, हम निरीक्षण करेंगे भैया, इंस्पेक्शन करेंगे। निरीक्षण आप कैसे करोगे, यहां एक चीज मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब भी टेंडर मंगवाया जाता है नगर पालिका द्वारा, किसी को मतलब इनवाइट किया जाता है कि भाई हाँ आप टेंडर भरो, तो वो लोग जब टेंडर भरते हैं, जैसे मैं यूं कहूं कि अपन तो डस्टबिन की बात करते हैं, तो डस्टबिन की बात करते हैं, तो जब कि डस्टबिन के लिए क्या किया गया, टेंडर, फिर इन्होंने क्या किया, जब ये निविदा भरते हैं, फॉर्म आते हैं, तो उनके पास एक सैंपल आता है,
नमूना सैंपल। वो फर्म क्या करती है, वो ठेकेदार क्या करता है, सैंपल भेजता है कि भाई हमारे पास ये डस्टबिन है, ठीक है, ऐसा डस्टबिन है, ये सैंपल भेजता है। ठीक है, कोई कैसा भेजेगा सैंपल, ठीक है, ऐसे सैंपल आए, ये ए कंपनी का है, ये बी का है, ये सी का है। तो उनका इंस्पेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे कि जो मान लो अब 1000 कितने मंगाए थे, मान लो मैंने ये तीनों ने क्या लगाया, टेंडर, और नगर पालिका ने चूज किसको किया, इसको, ठीक है, अच्छा लगा उसको, स्पेसिफिकेशन अच्छे थे, कम रेट में थे, बी को चूज कर लिया, तो बी से क्या 1000 डस्टबिन मंगा लिए। ठीक, और जो सैंपल मंगवाया था ना उन्होंने, सैंपल मंगवाया था, उस सैंपल में से उन चीजों को मिलाएगा जो सप्लाई की है 1000, ये सैंपल, ठीक है, ये जो सैंपल है उनसे मिलान करेगा, उनका क्या करेगा, मिलान, कि जो सैंपल ही दिखाया या बाकी माल घटिया भेजा है इसने, बाकी गड़बड़ तो नहीं करती है, घटिया माल तो नहीं भेजा है, तो वो सैंपल से मिलाएगा, खाली मतलब कि दिखाने के और खाने के और, ऐसा तो नहीं है, तो वो इनसे मिलाएगा, और इनमें से कितनी चीजें उठाएगा वो मिलान करने के लिए, कम से कम 10% चीजें, यानी इसका 10% कितना हो गया, 100, तो 100 जो डस्टबिन है उनको देखेगा, वो चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा कि कहीं जो सैंपल दिखाया है उससे अलग तो नहीं है। तो ये चीज है इसमें, किसमें, रूल 8 में। चलते हैं पीडीएफ की तरफ, चलो। तो राज्य सरकार, मैंने बता दिया, ये राज्य सरकार, क्या राज्य सरकार, ठीक है, याद रखना, काली सूची में डाल सकेगी जो किसी बोर्ड को माल के प्रदाय में, यानी माल का प्रदाय मतलब सप्लाई में भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिस, और अनाचार का, अनाचार का मतलब मैल प्रैक्टिस का प्रयोग करते पाए जाए। अनाचार का मतलब क्या है, निम्न स्तर का माल, ठीक है, निम्न स्तर का माल, ठीक है, तो ये सारी चीज इसमें लिखी थी। और जो भी ये संविदा कर रहे हैं, और ईओ, ठीक है, ईओ, ईओ क्या, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार जो उसको प्राधिकृत किया गया जितने पैसों के लिए, उनके चेकों पर हस्ताक्षर कौन करेगा, ईओ ही करेगा। ठीक है, नगर पालिका एक्ट जब पढ़ोगे आप देख रहे हो कि ईओ की कितनी शक्ति होती है, तो वो नहीं होता है कि कभी कभी लगता है पुनिच भगवान है, तो ईओ की आप पावर देख रहे होंगे। तो ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, टेंडर कर रहा है, और कितने मतलब कि हर जगह, चाहे कोई बैठक हो तो भी वो सूचना हर किसी का वो पदेन सदस्य है, तो ईओ काफी पावरफुल है। तो चेक पे साइन कौन करेगा, ईओ करेगा। फिर 8 नंबर में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या किया जाएगा बच्चों, उनके अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया की क्रय अधिकारी जो भी है, क्रय अधिकारी या उसके द्वारा नोमिनेटेड अधिकारी क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, किन से मिलाएगा, नमूनों से, मतलब नमूनों से मतलब समझ रहे हो, सैंपल है, नमूने वैसे नहीं, सैंपल से मिलाएगा, और क्या चेक करेगा, विनिर्दिष्टियां। तो मैंने बताया था कि ये आएगा एक्ट में, लेकिन इसका स्पेसिफिकेशन, और मैंने बता दिया कि इंग्लिश में क्या होता है स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, तो उनको मिलाएगा स्पेसिफिकेशन को, ठीक है। लेकिन उसमें से वो जब उठाएगा तो 10% चीजें उठाएगा, कम से कम क्या है वो 10% चीज उठाएगा, ठीक है, जो भी अपने पास सप्लाई आई है उसमें से 10% कम से कम चीजें उठाएगा, और क्या करेगा, सैंपल से मिलाएगा। चलो ठीक है। और ये जो आपका परचेज ऑफिसर है ना, ये इन सैंपल के हिसाब से उस सप्लाई को सुनिश्चित करेगा। अगर वो नहीं करता है, कल को गड़बड़ होती है, तो खुद व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, उत्तरदायी होगा, व्यक्तिगत रूप से बच्चों क्या होगा, उत्तरदायी होगा। चलो यही है, इसमें और कोई खास है नहीं, यानी 10% चीजें उठाएगा। जब सप्लाई प्रदाय समाधान पर दो, मतलब सप्लाई उसको लग जाए कि हाँ यार सही है, एकदम मैंने मिला लिया है, तो निरीक्षण पदाधिकारी क्या करेगा, वो सप्लाई है उनको रजिस्टर में चढ़वाएगा। नगर पालिका में रजिस्टर होता है कि ये सप्लाई इतनी, ये सारी चीजें क्या रजिस्टर में वो उसको चढ़वा देगा, ठीक है, रजिस्टर में उनकी एंट्री कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर है, इंस्पेक्शन ऑफिसर का मतलब जो उसका निरीक्षण कर रहा है, जो उनका निरीक्षण कर रहा है, अगर उसको लगा कि गड़बड़ी है, कोई खराबी है, तो उसकी सूचना किसको देगा, परचेज ऑफिसर को, उसकी सूचना परचेज ऑफिसर को देगा। ठीक है, ये हो गया, उसकी सूचना किसको दे देगा। अगर मान लो कि वो स्वयं ही उस समय परचेज ऑफिसर है, तो वो तो खुद को क्या सूचना देगा, उसको तो पता ही चल जाएगा। अगर वो
परचेज ऑफिसर नहीं है तो उसको परचेज ऑफिसर को वो क्या दे देगा, सूचना देगा। फिर क्या करेगा कि अगर मान लो उसको लगे कि गड़बड़ है, सप्लाई सही नहीं है, इसने घटिया माल दिया है, तो उसको अस्वीकार भी कर सकता है। क्या कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो अगर वो चाहे तो उसको जैसे कि वो टेंडरर है उससे बात भी कर सकता है कि यार तेरा माल गड़बड़ है, तेरा माल क्या है, गड़बड़ है, अगर तू सही कर दे और तो हम तेरी सप्लाई क्या है, ले सकते हैं। तो अगर बाद में उससे बातचीत कर सकता है, उससे क्या कर सकता है, समझौता करके बातचीत कर सकता है। ये क्या है, इसमें क्रय अधिकारी की पावर है। ठीक है, उसको मना कर सकता है, लेकिन उसको ये बोल सकता है कि भाई तेरी में इतने माल में गड़बड़ी आई है, अगर तू सही कर दे और जो हमने स्पेसिफिकेशन बताए थे अगर वो सही से अगर तू सप्लाई कर दे तो हम क्या है, तेरा माल खरीद सकते हैं। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने निरीक्षण कर लिया और आप बैठे हो बता ही नहीं रहे कि भाई ये सही है कि नहीं, सप्लाई मानोगे कि नहीं, क्या है, तो परचेज ऑफिसर को 7 दिन में जवाब देना पड़ेगा। कितने में, 1 सप्ताह के भीतर क्या बताएगा, जवाब देगा कि स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। ठीक है सॉरी, ठीक है, ठीक आ गई, 2 आनी चाहिए थी, है ना, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, 1 सप्ताह में वो उस चीज को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। चलो ठीक बात है। फिर मैंने बताया था कि भैया 283 धारा भी क्या आएगी, आगे आपके आएगी, 283 धारा आगे आएगी। तो ये 283 जो है ना, ये है कि वित्त समिति के सदस्य, देखो वित्त समिति अपन ने भी पढ़ी थी, नगर पालिका एक्ट 2009 में भी पढ़ी है, तो ये 1959 में भी रही होगी वित्त समिति वो। और अधिनियम 2000 अधिनियम की धारा 2083 के दिन प्राधिकृत जो अधिकारी हैं वो किसी भी समय स्टॉक रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, स्टॉक रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, वो जो सप्लाई दी गई है उनको चेक कर सकते हैं, सप्लाई को भी वो चेक कर सकते हैं। कौन, वित्त समिति के सदस्य, इंपॉर्टेंट हो सकता है, वित्त समिति के सदस्य और धारा 283 के तहत जो अधिकारी हैं वो क्या कर सकते हैं, कभी भी चेक कर सकते हैं। चलो आगे, अब आ गया 9। ठीक है, अब कौन से आ गया, 9, देखो मैं बताता हूं, इसमें आगे जाने से पहले ये 9, चलो 17 रूल है वैसे तो टोटल इसमें, चलो देखो अपन पढ़ते हैं रूल 9, 10, 11, रूल याद भी करा दूंगा आपके, 12 और 13। ठीक है, 9, 10, 11, 12 और 13। चलो देखो 9 में क्या है, मेरी बात सुनो, अपन ने क्या पढ़ा कि जब निविदा मंगवाई तो कितने दिनों के अंदर आनी चाहिए, वो अपन ने पढ़ा, किसमें, 4 नंबर में पढ़ा था। और वो 10 में जो है ना, ये कार्य के लिए है, किसके लिए है, कार्य के लिए। और 4 में क्या पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था, सामग्री के लिए। ये सेम है, ये तो क्या है, सेम है, यानी सामग्री के लिए भी सेम है और कार्य के लिए भी सेम है। अब है निविदा का प्रारूप, जो निविदा आप भेजोगे, जो प्रारूप है उसका पैसा लगेगा। उसका पैसा कैसे लगेगा, वो किस में है, निविदा के प्रारूप का प्रभार चार्ज 10,000 तक, 10,000 तक, फिर 10,000 से लेके कहां तक, 1 लाख तक, और 1 से 5 लाख तक, 5 से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, कितना, 20, 50, 100, 200 और 500। कैसे याद करोगे रे, नहीं कहते कि 20-50 रुपए हैं क्या, नहीं है, तो 100-200 रुपए हैं क्या, नहीं है, तो कितने हैं, 500 का है, समझ गए। तो ये निविदा का जो प्रारूप है, याद कर लोगे क्या इसको, 10,000 तक, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख तक, 5 लाख से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ज्यादा। तो नहीं कहते कि 20-50 रुपए हैं क्या, नहीं है, अरे तो 100-200 पड़े होंगे, नहीं है, मेरे पास तो 500 का है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, 20-50, 100-200 और 500, ये तो किसमें है, निविदा का प्रारूप प्रभार। 10 का मैंने क्या बता दिया, 4 के सम्मान है।
चार के क्या है, सम्मान। जब संक्रम करना हो, संक्रम मतलब कार्य करना हो, तब निविदा कैसे लाओगे? पहले तो अपने निविदा कैसे पढ़ी थी भाई, सामग्री की पढ़ी थी ना। मैंने बताया था कि सामग्री अलग चीज है, कार्य अलग चीज है। सामग्री वाली पढ़ ली, खुली निविदा, ये सारी चीजें। तो ये कार्य के लिए कैसे निविदा लाओगे? जो नियम 5 व 6 में पढ़ी है वैसे ही। 5 में क्या पढ़ा था? अपर्याप्त संख्या हो तो दोबारा अपन क्या निकालेंगे? निविदा। और 6 में क्या पढ़ी है? खुली निविदा, सीमित निविदा, एकल निविदा। तो 5 और 6 में जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से क्या होगा? निविदा आमंत्रित की जाएगी। लेकिन निविदा जब आमंत्रित करोगे तब क्या करोगे? पेपर में निकालोगे? बाहर कैसे बताओगे? उसका भी तो कोई तरीका होगा। तो वो क्या तरीका है? वो दोनों के लिए है, सामग्री और कार्य के लिए। 20,000 तक, 20,000 तक, 20,000 से 10 लाख तक, और 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक। कैसे? 20,000 तक तो कोई भी दैनिक समाचार है, या कोई साप्ताहिक है, या पाक्षिक है। कोई भी दैनिक समाचार है, दिन में निकल रहे हैं, डेली निकलता हो, सप्ताह में निकलता हो, पखवाड़े में निकलता हो, राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड हो, राज्य सरकार उस अखबार को मानती हो। और ये जब राशि 20,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक की कोई निविदा है, और वो अगर आप किसमें अखबार में निकालते हो, तो उसमें क्या होगा? कोई दैनिक समाचार पत्र जो पूरे राजस्थान में चलता हो और राज्य सरकार द्वारा क्या हो? अनुमोदित हो। और 10 लाख से अधिक का हो कि दैनिक समाचार पत्र जो पूरे राजस्थान में चलता हो, लेकिन वो अखिल भारतीय भी होना चाहिए, यानी पूरे भारत में भी जाता हो, और किससे? राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, है ना। हर कोई अखबार नहीं, जो राज्य सरकार मानती हो कि हाँ ये अखबार है। तो ये तो बेचारा छोटा ही छोटा। 20,000 तक दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक। 20,000 से लेकर 10 लाख तक की क्या हो? कोई राशि हो निविदा की, उसमें दैनिक समाचार पत्र जो पूरे राजस्थान में चलता हो। और अगर 10 लाख से अधिक का मामला है तो दैनिक समाचार पत्र जो पूरे राजस्थान में नहीं, भारत में भी चलता। ये क्या है? 11 में। 11 में कार्य के लिए किस प्रकार, कार्य निर्माण कार्य के लिए किस प्रकार निविदा करेंगे, तो वो रूल 5 और 6 के अनुसार, और ये चीज दोनों के लिए। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे टेंडर निकालते हो कि भाई ये काम करवा रहे हैं, आप टेंडर भरो। तब जब टेंडर भरते हैं ना, जैसे मान लो कि 10 लाख का कोई काम है, तो होता क्या है कि हर कोई मुंह उठा के सब लोग टेंडर नहीं भरते कि ठीक है, मतलब मैं भी, मेरे पास है नहीं 10 रुपए, मैंने कुछ आज तक झोंपड़ी बनाई नहीं है, और कोई 50 करोड़ की बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए मैंने टेंडर भर दिया। तो करते क्या है कि वो अर्नेस्ट मनी लेते हैं। क्या लेते हैं? अर्नेस्ट मनी, अग्रिम राशि, अर्नेस्ट मनी, जो टेंडर की राशि का 1 से 5% तक होता है। 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, वो विभाग टू विभाग वेरी करता है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि 10 लाख का काम है, तो इसका 2% कर दिया कि भाई इतना आपको 20% तो नहीं करेंगे, 2%, 1 से 5% तक का। जैसे भाई इसका 2% कर दिया कि 2,000 या जो कुछ रुपए भी उसमें आता है, वो देख लेना आप। वो क्या करते हैं? वो पैसा पहले लेते हैं, जिससे कि ज्यादा हर कोई उसमें नहीं भर दे। फिर वो एक अलग बात है कि मान लो कि वो जो है करार है, भाई उसका नंबर नहीं पड़ता है, उसका टेंडर में नाम नहीं आता है, उसके नाम नहीं खुलता है, तो वो पैसा उसको वापस दे दिया जाए या जब्त हो जाए, जो भी है। जैसे भाई सिंपल मेरे कहने का मतलब है, जैसे आप ये ठेके जब खुलते हैं, ठेकों की लॉटरी, शायद उसमें जब कोई भरता है और उसके नाम निकल, शायद उससे 10,000 या 20,000 रुपए कुछ पैसा लेते हैं, शायद उसमें वो जब्त भी हो जाते हैं। तो वो अलग अलग सबकी कंडीशन, शर्तें सब अलग अलग होती हैं, या तो जब्त हो जाए, या अगर उसके नहीं निकलता है तो उसको वापस दे दिया जाए। तो जितनी भी टेंडर की राशि होती है उसका 1-2% क्या लेते हैं? अर्नेस्ट मनी लेते हैं, अग्रिम राशि लेते हैं। नियम 13 कहता है कि अगर कोई भी सप्लाई स्वीकृति से पहले, तो भी आपने सामग्री की सप्लाई करी है, उसकी स्वीकृति से पहले हमेशा वो निरीक्षण के अधीन रहेगी, इंस्पेक्शन के अधीन रहेगी, निरीक्षण के अधीन रहेगी। ये राशि, ये इसमें 13 में है। चलो पीडीएफ से पढ़ते हैं। देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको? निविदा प्रारूप के प्रभार। जब 10,000 तक हो तो 20, 50, 100, 200, 500, ये मैंने आपको याद करवाए हैं कि 20-50 रुपए हैं क्या? नहीं है। तो 100-200 होंगे? वो भी नहीं है। तो कितने हैं? 500। और 10,000 से लेके 1 लाख तक,
1 लाख से लेके 5 लाख तक, और 5 लाख से अधिक परंतु 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक तब ये राशि इसमें क्या है, निविदा का प्रभार है। ठीक है। ड्राइंग्स, रेखा चित्र और स्पेसिफिकेशन का खर्च अलग से हो सकता है, वो कंडीशंस में रख देंगे। ये आपका लोक निर्माण कार्यों की सेम उसे ही है जैसे सामग्री की थी। जैसे सामग्री का अपन रूल 4 में पढ़ गए हैं, 7, 10, 15, 30, और ये वही समय है जो निविदा आमंत्रण नोटिस जब आएगा और जब निविदा नगरपालिका तक पहुंचेगी। ठीक है। 11 मैंने क्या बताया, संक्रम यानी कार्यों के लिए। किसके लिए? कार्यों के लिए। सामग्री के लिए तो पढ़ के आगे 2000 तक का अनुमानित वे हो। तो इसमें क्या है कि मान लो 2000 प्लस से 2000 अधिक से अगर कोई कार्य है, 2000 रुपए से ज्यादा का कार्य है, तो क्या करेंगे अपन? तब तो करेंगे टेंडर। पढ़ के आगे रूल 3 में। रूल 3 में ये पढ़ा कि अगर 1000 से ज्यादा की सामग्री है तो, और 2000 से ज्यादा का कार्य है तो टेंडर निकालेंगे। लेकिन अगर 2000 से कम हो तो तब थोड़ी टेंडर। मान लो 2000 से कम का, मान लो एक दिन की कोई काम करवाना, निर्माण कार्य, मिस्त्री को बुलाना, तो क्या करोगे? तो कौन सी रेट लगाओगे? उसमें फिर क्या करोगे? तब जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, PWD है, तो उसकी जो बिल्डिंग और जो आपका रास्ता है, भवन व पथ वाले में जो दर लिखी हुई है उस मूल अनुसूची में, उसके अनुसार काम करवाएं। तब किसको उपयोग लेंगे? सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो दरें हैं, रेट हैं, उसके अनुसार काम करवाएंगे। बाकी संक्रम निष्पादित के लिए तो प्रक्रिया कौन सी होगी? 5 और 6 के अनुसार होगी। ठीक है। चलो, ये फिर क्या है, मैंने आपको बता दिया कि भाई निविदाएं आमंत्रित करोगे तो नोटिस कहाँ करोगे? पेपर में। तो 20,000 तक का मामला हो तो दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक मामले समाचार पत्र में, और 10 लाख तक हो तो एक प्रमुख दैनिक जो राज्य सरकार द्वारा क्या हो, अनुमोदित हो, और 10 लाख से अधिक में तो राज्य भर में परिचालित इसको काटो दोबारा को, राज्य भर में प्रचालित एक दैनिक समाचार पत्र और एक अखिल भारतीय समाचार पत्र जो राज्य सरकार द्वारा क्या हो, अनुमोदित हो। फिर 12 में मैंने बता दिया अर्नेस्ट मनी। 13 में क्या बता दिया? परीक्षण के क्या रहेंगी? अधीन, यानी स्वीकृति से पहले हमेशा सप्लाई उसके निरीक्षण के अधीन रहेगी। अब मैं बताता हूं आपको एक सक्षम स्वीकृति आवश्यक, जो रूल 14 कब पढ़ा था? मैंने बताया था ना रूल 3 में कि स्वीकृति प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति किसमें होनी चाहिए? किसमें होनी चाहिए? सक्षम प्राधिकारी होगी। 14 रूल में है, रूल नंबर 14 में 3 में पढ़ा था। तो वो प्रशासनिक स्वीकृति क्या है? देखो, जो आप टेंडर निकाल रहे हो ना, जो पैसों का निकाल रहे हो, ये 10 लाख की अनुमानित राशि बता रहे हो, इसमें 50 लाख लगेंगे, 1 करोड़ लगेंगे, तो उसकी कोई अधिकारी सबसे पहले उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी देगा कि पैसा है कि नहीं, ये इतना लगेगा कि नहीं। तो वो कौन देगा? उसके लिए अलग अलग बना रखा है। जैसे अपने पास क्या है? निगम है, परिषद है, और कौन है बताओ? नगरपालिका बोर्ड है, नगरपालिका है। ठीक है। तो यहां मान लो मैं सबसे पहले ले रहा हूं अतिरिक्त आयुक्त। अतिरिक्त आयुक्त ले सकता हूं किसके मामले में? निगम के मामले में, या उपायुक्त। परिभाषा में शुरू चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा हो कि उपायुक्त भी हो सकते हैं, ये सारा। उसके बाद क्या हो सकता है बताओ? आयुक्त। ये तो किसमें होगा? निगम में। या आपके फिर बोर्ड में कौन होगा? ईओ होगा। ठीक है। फिर है महापौर। आप मुझे यूं बताओ कि निगम में तो महापौर हो जाएगा, लेकिन परिषद में कौन होगा और आपके बोर्ड में कौन होगा? फिर है वित्त समिति, और फिर है पूरा खुद का नगरपालिका, जो भी बोर्ड है, जो नगरपालिका या नगर निगम पूरा है। तो ये जो निगम का ये अधिकारी है ना, ये तो 25 लाख तक की राशि की स्वीकृति देगा, प्रशासनिक और वित्तीय की। ठीक है। और ये 1, 2, 5, और ये बोर्ड तो कितनी भी हो, पूर्ण शक्ति है इसको तो। 1, 2, 5 क्या? करोड़। करोड़, करोड़। 1, 2, 5, 25 लाख याद रखो, फिर सीधा क्या लिखो? 1, 2, 5, 1, 2, 5 कर लोगे? 1, 2, 5, 1, 2, 5 याद कर लोगे। जैसे 20, 50,
100 200 करें इसको भी 1 2 5, आगे का मैं याद करवा दूंगा। क्या अतिरिक्त आयुक्त उपायुक्त परिषद में होगा? नहीं होगा। क्या बोर्ड में होगा? नहीं होगा। ठीक है, फिर ये क्या है? 1 2 1 2 याद कर लो। फिर इधर आ जाओ, 1 करोड़ का आधा 50 लाख। फिर ये नीचे आ जाओ, 2 करोड़ का आधा 1 करोड़। और ये क्या आपका बाकी, ये वित्त समिति बच गई, ये इसका हो गया। और बोर्ड का तो पूर्ण शक्ति है ही, बोर्ड का तो पूर्ण शक्ति है ही, बोर्ड की पूर्ण शक्ति है ही। अब इसका 50 लाख का आधा 25 लाख और 1 करोड़ का आधा 50 लाख। याद कर लोगे? करना तो पड़ेगा। अतिरिक्त ये सारी चीजें तो समझ गए ना आप। अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, आयुक्त, महापौर, वित्त समिति। और यहाँ परिषद में महापौर की जगह क्या हो जाएगा? सभापति। और इसकी जगह क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। ये तो समझ गए होंगे। 25 लाख 1 2 5। ठीक है, फिर इन ये होगा नहीं अतिरिक्त आयुक्त इनमें। और ये 1 करोड़ वाला है ना, इसमें सीधा आपको लिखना है यहाँ पे 2 लाख 1 लाख। यानी नगर पालिका का जो आप जाओगे ना, वो 1 लाख रुपए तक की प्रशासनिक स्वीकृति आप दे सकते हो। फिर ये नीचे वाली लाइन में आ जाओ, 1 करोड़ का आधा 50 लाख, 2 करोड़ का आधा 1 करोड़। आगे और इधर फिर वापस इसमें आधा कर दो, 25 लाख का आधा 25, 1 करोड़ का आधा 50 लाख। देख लो पीडीएफ में, चाहे यही मामला है। ठीक है, अगर नगर निगम की बात करें तो 25 लाख किसका है? अतिरिक्त आयुक्त, 1 करोड़ आयुक्त का, 2 करोड़ महापौर का, 5 करोड़ और इसका, और पूर्ण शक्ति किसका है? बोर्ड। इधर आ जाओ फिर परिषद में, ये क्या हो गया? 2 लाख। ये इसका आधा कितना हो गया? 50 लाख। और 2 करोड़ का आधा कितना हो गया? 1 करोड़। आराम से बैठ के तसल्ली से इसको पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। फिर वो क्या होगा? 1 लाख। अब उधर देखो, उन दोनों का आधा है 25 और 50। और बोर्ड क्या देगा? पूरी स्वीकृति। ये देख लो, इसका आधा 50 लाख का आधा 25 लाख और 1 करोड़ का आधा 50 लाख। ये देख लो, ये देख। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी याद करने का मैंने तरीका बता दिया है। अब ये आगे धारा देखो 81। आगे धारा 81 ये क्या है कि ये प्राधिकारी इस धारा 81 के उपबंधों का उपयोग करेंगे। इसमें है क्या कि मान लो पिछले साल जितना खर्चा हुआ है ना, पिछले साल, अगर अब की बार अगर मान लो ये स्वीकृतियां देते, उसके 20% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। समझ गए? मान लो जैसे 10 करोड़ हुआ है पिछली साल, 10 करोड़ की ये सारे काम वगैरह जो भी हुए हैं, तो अब की बार है ना, इसका 20% कितना होगा? उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी 12 करोड़ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर ऐसा मामला करते हो तो जो नगर निगम है और नगर परिषद है वो तो राज्य सरकार की परमिशन लेंगे, और नगर पालिका बोर्ड है वो डीडीआर उप निदेशक की परमिशन लेगा। मतलब जो पिछले गत वर्ष जो वास्तविक आय और व्यय में अगर 20% से अधिक बढ़ोतरी अगर आप करते हो, तो जो नगर निगम और नगर परिषद है वो तो राज्य सरकार की परमिशन लेगी, और नगर पालिका है, नगर पालिका बोर्ड है, वो डीडीआर डिप्टी डायरेक्टर रीजनल की परमिशन लेगा। सिंपल सी बात है। यानी 81 धारा 81 है उसके प्राधिकारी। ठीक है, धारा 81 मैंने पहले बता दिया था। उसमें अगर मान लो 20 पिछले गत वर्ष के से 20% ज्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हो, तो नगर निगम नगर परिषद राज्य सरकार की अनुमति और नगर पालिका बोर्ड डीडीआर की अनुमति लेगा। चलो ठीक है। और जो मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है, मान लो 10 करोड़ की आपने स्वीकृति दी है, तो 10 करोड़ से 1 रुपए भी ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। 10 करोड़ से किसी भी चीज के लिए अगर 10 करोड़ से ज्यादा की आपने अनुमति दी है, तो उससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मान लो कोई परियोजना है, ठीक है, उस परियोजना में जैसे मान लो कोई सामग्री, ठीक है, या फिर उसमें मतलब लेबर लग रही है वो, या मशीनरी, इसके अलग अलग हेड होंगे ना। जैसे सामग्री 10 करोड़ का मामला था, सामग्री आई 5 करोड़ की, श्रम आ गया 2 करोड़ का, मशीनरी आ गई 1 करोड़ की, या और भी आ गए। तो ये अलग अलग हेड हैं, ये अलग अलग शीर्ष हैं कि भाई इतने इतना इतना पैसा लग रहा है। तो इनमें है ना, आप इनमें जरूर आप इसमें 10% ज्यादा कर दिया, लेकिन इसमें 10% कम कर दी कटौती। ठीक है, तो एडजस्ट हो गया। ये एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन मूल स्वीकृति से मूल पैसे जो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं जाओगे, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं जाओगे। इसमें यही कहानी लिखी हुई है कि कभी भी वर्दी नहीं की जाएगी। वो तो जो पिछला जो अपन ने पढ़ा उसमें तो है कि गत वर्ष जो टोटल खर्चा हुआ है उसका 20% नहीं बढ़ाओगे। ये किसी पर्टिकुलर के लिए है, वित्तीय स्वीकृति के लिए।
अलग अलग आप कोई शीर्ष हो सकते हैं, जैसे प्रत्येक उपशीर्ष अलग अलग शीर्ष हो सकते हैं, लेकिन 10% वृद्धि या कमी उनमें कर सकते हो, अंतर आ सकता है, लेकिन आप कहीं पे एडजस्ट करो, लेकिन टोटल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। टोटल जो मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और इनमें और कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा इसमें है कि कार्यदेश कब जारी किया जाएगा, ठीक है। उसको वर्क ऑर्डर कब दोगे, जब निविदा खोल ली उसके 7 दिन के भीतर भीतर आपको क्या है, वर्क ऑर्डर जारी करना पड़ेगा। वर्क ऑर्डर जारी करना पड़ेगा और उसके अगले दिन आपको करार यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और है, मैं आपको सिंपल सी बता दूं आपको कि कार्य आपने दे दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया, लेकिन उस पे आप ये भी तो कहोगे, उस पे समय सीमा का भी तो ध्यान रखोगे। आपने है 6 महीने का मामला और आपने करवा दिया, पता चला 2 साल में भी काम, तो उसमें क्या होगा मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो 1 लाख तक का कोई काम है, ठीक है, जैसे 1 लाख तक, 1 से 5 लाख, 5 से 10, 10 से 50, ठीक है, और आपका 50 से 1 करोड़ और 1 करोड़ से प्लस, ठीक है। 5 लाख तक का जैसे मान लो, ठीक है। तो 1, 2, 4, 6 और बोर्ड बताएगा। कौन बताएगा, बोर्ड, कौन सा, नगर पालिका बोर्ड हो चाहे कोई सा भी बोर्ड, वो बताएगा, ठीक है। ये लो, अगर मान लो कोई काम है 5 लाख तक का, कोई काम क्या है 5 लाख तक का काम है, 5 से 10 लाख तक का है, 10 से 50 लाख तक का है, 50 लाख से 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ से अधिक का है, तो 1 महीने में करना होगा उसको, काम को 1 महीने में या 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, और अगर 1 करोड़ से अधिक का काम है तो बोर्ड जो तय करेगा वो करना होगा, ठीक है। यही था इसमें, तो मैंने बताया आपको। कि मान लो कोई भी कार्य, कोई भी टेंडर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अनिश्चित काल के लिए कोई काम चल रहा है, तो उसके लिए समय सीमा तय करी जाएगी। कब, अगर 5 लाख रुपए तक का कोई कार्य हो, उसके लिए तय किया जाएगा कि भैया 1 महीने में आपको कार्य करके देना ही पड़ेगा, उस फर्म को बोला जाएगा। 5 से 10 लाख तक का मामला हो तो 2 महीने में, 10 से 50 लाख तक का हो तो 4 महीने में, 50 लाख से 1 करोड़ का हो तो 6 महीने में, और 1 करोड़ से अधिक का जो बोर्ड डिसाइड करे वो। यानी इसमें क्या है, 1 2 4 6, 1 2 4 6, 1 2 4 6। इसमें ये भी कर सकते हो कि 1 फिर सम संख्या 2 फिर सम संख्या 4 फिर सम संख्या 6, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो ये इसमें था। चलो आगे, फिर है कि जब ये आप काम करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, काम करोगे जैसे मान लो कि 1 बटा, जैसे इधर 1/4 दिन हो गए, फिर 1/2 दिन हो गए, फिर 3/4 दिन हो गए, फिर दिन हो गए पूर्ण दिन हो गए, समझ रहे हो। टोटल दिन है उनका 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। इधर राशि, ये तो दिन पूरे हो रहे हैं उसके, जैसे 2 महीने का टाइम दिया तो 2 महीने का 1/4 कितने दिन हो गए, 2 महीने का आधा 1/2, यानी इतना काम समय। दूसरा अगर राशि की बात कर रहे हो तो इधर 1/8 राशि, जितना भी पैसा दे रहे हैं, 3/8 राशि, 3/4 राशि और पूर्ण। कि भैया तूने अगर समय दिया गया है उसके 1/4 में अगर 1/8 कर दिया, तो आपको 1/4 में अगर काम कर दिया तो 1/8 राशि ले लेना, 1/2 काम कर दिया आपने, 3/8 राशि ले लेना। ऐसे ये है कि अगर
अवधि का समय की बात करें तो 1/4 दिन, 1/2 दिन, 3/4 दिन, फिर पूर्ण दिन। अगर धनराशि दी जाएगी फिर आपको 1/8 रुपए, 3/8, 3/4 पूर्ण दिया। ऐसे मामला आनुपातिक प्रगति समय समय पर चलती रहेगी। यह है। दूसरा ये है कि भाई हो सकता है कि नगर पालिका किसी चीज की स्टडी करवा रही है या कोई कार्य करवा रही है, नगर पालिका के बस की नहीं है, उसके पास इतनी तकनीकी क्षमताएं नहीं है, तो क्या करेगी वो परामर्शदाता जो परियोजना प्रोजेक्ट प्रबंध मैनेजमेंट परामर्शदाता काउंसलर है उसकी सहायता ले सकती है। पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काउंसलर यानी परियोजना प्रबंध परामर्शदाता से सहायता ले सकती है। चलो ठीक है, आपने बता दिया कि टेंडर किया, आपने सप्लाई स्वीकार की या अस्वीकार की, 7 दिन में आपने उसको बता दिया। जब सामग्री की बात है, कहां पढ़ रहे हैं इसको, एक तरफ सामग्री है एक तरफ कार्य है। अगर 7 दिन में आप बता दोगे, उसको देख के निरीक्षण करके सैंपल से कि 7 दिन में कि स्वीकार है या अस्वीकार। इधर वर्क ऑर्डर कब जारी करोगे, 7 दिन में, निविदा खोलने के 7 दिन के बाद में। अगर मान लो 10 आदमी थे, 9 का तो एक का ही जो टेंडर है वो खुलेगा, एक को ही काम दिया जाएगा, तो 9 का क्या करोगे, उनको 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिफंड करोगे। जो अग्रिम रकम अर्नेस्ट मनी ली थी, कौन से रूल के अकॉर्डिंग ली थी, कमेंट बॉक्स में अभी बता दो, वो उसको रिफंड कर दी जाएगी 7 दिन में। ठीक है। दूसरा यह है कि मान लो कि एकल निविदा, एकल टेंडर आपको प्राप्त हो, तो और अगर आपको रेट सही लग रही हो, रेट सही लग रही हो, तो जो आदमी उसको स्वीकार करने वाला है, उससे जो ऊपर वाला जो अधिकारी है उसको बोल के, उसको साइन करवा के उसको क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, यानी अगले उच्चतर अधिकारी के सिफारिश द्वारा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बोल बच्चन है कि भाई जो भी आप उसको है, जो टेंडर लिया है, कोई निविदा ली है, उसको होली या पार्सली उसको क्या कर सकते हो, आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है। और जो टेंडर दिया जाएगा उसमें आप किसके साइन होंगे, आपके उचित प्राधिकारी के, सक्षम, समक्ष नहीं, सक्षम, सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, और अपने क्या होगी, बोर्ड की सामान्य मोहर लगेगी और हस्ताक्षर होंगे। अब मुझे ये बता दो कि शाश्वत अधिकार होगा, सामान्य मोहर होगी, ये किस में है, कौन सी धारा में है, कि किसी भी, वो एक निगमित निकाय होगा, एक सामान्य मुहर होगी, शाश्वत अधिकार होगा, नगरपालिका एक्ट की कौन सी धारा में है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो ठीक है। फिर बाकी ये सारी चीजें हैं कि भाई ये सारी वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब जो 15 रूल कहता है ना, अपन ने क्या कर रहा है शुरू में, धारा जो 4 है और जो धारा 10 है उसमें तो क्या कर लिया कि समय सीमा क्या होगी, 7, 10, 15, 30। ठीक है। निविदा के प्रारूप का जो प्रभार है वो भी कर लिया, कितना, 20, 50, 100, 200, 500। ठीक है, वो भी कर लिया। उसके बाद में अपन ने कर लिया कि जो 14 नंबर में कि राशि कितनी होगी, कौन कौन कितनी स्वीकृत करेगी, जो 25 लाख, 1, 2, 5, इधर 2, 1, वो सारी चीजें अपन ने कर ली। अखबार में जो एड निकलवाएंगे उसकी राशि कितनी होगी वो भी कर लिया अपने। फिर अपन ने किया कि 1, 2, 4, 6 पूर्ण काम किया कैसे जाएगा, वैसे भी किया जाएगा। अब जो अनुमान है राशि का और जो बिल बनेगा, बिल का जो परीक्षण करेगा कि इतने का कार्य कर दिया, क्या सही तरीके से है, क्या तकनीकी रूप से ठीक है, तो उसकी स्वीकृति कौन देगा, उन अनुमानों का अनुमोदन कौन करेगा, बिलों का परीक्षण कौन करेगा, वो करेंगे तकनीकी अधिकारी। और उनके लिए अलग अलग किया गया, जैसे कि अगर कनिष्ठ अभियंता है, जूनियर इंजीनियर है, तो वो 1 लाख तक का कर सकता है। फिर अगर बात करें असिस्टेंट इंजीनियर है तो वो 5 लाख तक का कर सकता है। फिर अपन बात करें कि अधिशासी अधिकारी है, अधिशासी अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो कितने तक कर सकता है, 50 लाख तक का कर सकता है। फिर अगर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, अधीक्षण अभियंता है, वो 1.5 करोड़ तक का कर सकता है। और अगर टोटल उससे भी ज्यादा हो तो एक समिति बनाई जाएगी, वो कर सकता है। जैसे अगर जूनियर इंजीनियर की बात आए तो 1 लाख तक का कर सकता है आपका, असिस्टेंट इंजीनियर 5 लाख तक का कर सकता है आपका, अधिशासी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 50 लाख तक का, और ऐसी कर सकता है 1.5 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। और जो गठित करेगी सरकार समिति वो तो कोई कितना भी कर सकती है। तो ये क्या करेंगे, अनुमानों का अनुमोदन करेंगे, बिलों का परीक्षण करेंगे। जाते हैं ना उनके पास बिल जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आपने अगर जेई या जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर को देखा होगा, या कोई नौकरी भी आप में से कर रहा है तो उनको पता होगा। ठीक है।
अब इसमें यह है, आप बताया ना कि भाई अगर उससे भी ज्यादा हो तो एक तकनीकी अनुमोदन के लिए क्या है, राज्य सरकार क्या बनाएगी, एक समिति बनाएगी। उस समिति द्वारा वो क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा। ठीक है, उसपे वो समिति ने तो कर दिया, लेकिन उसमें साइन किसके होंगे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के होंगे, एससी के साइन होंगे, और वो होगा अपने डीएलपी का, निदेशालय का, लोकल बॉडी का। ठीक है, अगर मान लो बोर्ड में मुख्य अभियंता है, चीफ इंजीनियर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, एससी है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये और क्या हो, अपने सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी हो ये अगर नहीं हो तो क्या होगा, अगर मान लो किसी नगर निगम में या नगर परिषद में ये नहीं हो और तकनीकी अपने को बिलों का परीक्षण करवाना है, अनुमानों का अनुमोदन करवाना है, तो क्या करेंगे, अगर मान लो कोई सर्कल या वो उपखंड है, ठीक है, वो सर्कल या उपखंड है, तो वहां पीडब्ल्यूडी विभाग हो सकता है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ये अभी करो, अभियांत्रिकी हो सकता है, या सिंचाई विभाग हो सकता है फिर उनके तकनीकी जो अधिकारी है ना, उनसे करवा लेंगे, उनसे करवा लेंगे। सिंपल बात ये लिखिए कि अगर ये अपने नगर पालिकाओं के आदमी नहीं है तकनीकी अधिकारी, तो जो दूसरे विभाग हैं उनसे क्या करवा लेंगे, अनुमोदन करवा लेंगे। ठीक है, ओके। इसमें यह है कि मान लो कि कोई अधिकारी नहीं है, तकनीकी अधिकारी जो नीचे बताए गए हैं, लेकिन उस निकाय का सर्वोच्च जो तकनीकी अधिकारी है उससे करवा लेंगे अनुमानों का अनुमोदन। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो जूनियर इंजीनियर है ना, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, वो तकनीकी अनुमोदन नहीं करेगा, सर्वोच्च से कर लेगा, लेकिन वो कौन नहीं होना चाहिए, कनिष्ठ अभियंता नहीं होना सही है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें है। बाकी ये कह रहा है कि भाई जो अनुमान है, स्थल के निरीक्षण है, तो वो जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है ना, उसमें बीएसआर चलता है, बेसिक जो है बीएसआर, शेड्यूल ऑफ रेट, बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट, उसके आधार पे तैयार किए जाएंगे। अपन ने जब पढ़ा था ना कि अगर मान लो 2000 तक से कम का अगर आपको काम करवाना तो क्या करोगे, तब ये उसमें ये पढ़ा था कि भाई पीडब्ल्यूडी के जो भवन व पथ की रेट है ना, उनका ले लेंगे। तो इसमें भी किसी क्या ले लेंगे, पीडब्ल्यूडी को यूज में ले लेंगे, उसके अनुसार ये सारी चीजें कर देंगे। और आप ये जो अनुमान है ये 3 प्रतियों में तैयार करोगे। कितनी प्रतियां, 3 प्रतियां। ठीक है, एक तो उसी तकनीकी अधिकारी को चली जाएगी, एक उससे उच्चतर को, और एक जो नगरपालिका बोर्ड है उसको चली जाएगी। ठीक है, तो एक तो उस तकनीकी अधिकारी के पास चली जाएगी, एक उससे अगले उच्चतर अधिकारी के पास, और एक मूल प्रति किसके पास, बोर्ड को भेजी जाएगी। ठीक, ये चीजें हैं। चलो, फिर ये 16 और 17 क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता। ये 16 कहता है कि भैया कोई भी संविदा होगा सॉरी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो नियम और अधिनियम के उपबंधों के अधीन होगा। ये सीधी सी बात है। फिर कह रहा 17, निविदा इत्यादि के प्रारूप क्या हैं, निविदा इत्यादि के जो प्रारूप हैं, या जितने भी ये सारी चीजें अपन जो फॉर्म हैं, प्रारूप हैं, डिजाइन हैं, रेखा चित्र हैं, ये सारे इनमें रूल किसके लगेंगे, इसमें लगेंगे राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार। और ये जो परिशिष्ट जो 16 है, लिख लो इसमें, ये क्वेश्चन आ गया था जो रद्द हुआ था पेपर, उसमें परिशिष्ट 16 में दिए गए हैं, परिशिष्ट 16 के अनुसार किए गए हैं, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। ये अपन पढ़ी लिए कि सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन व पथ के अनुसार होने चाहिए। ये अपना एक पहला रूल समाप्त होता है। बाकी के रूल अलग करेंगे। क्या इसका रिवीजन कर लिया जाए? बाकी के जो 2 रूल बचे हैं उसको अगली क्लास में करेंगे। बताओ, कर ले, इसका रिवीजन कर ले। तो अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था कि राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय एवं संविदा रूल 1974। अपन ने बात करी कि साहब ये 27/11/1974 को ये अधिसूचना हुई, और आपका 16 फरवरी 1975 को क्या हुआ, राजपत्र में प्रकाशन हुआ। राजपत्र में इसके 1 महीने बाद ये लागू हुई है। चलो ठीक बात है। उसके बाद मैंने सारी चीजें आपको समझा दी थी कि टेंडर क्या होता है, ठीक है, परचेज ऑफिसर क्या होता है, इंडेंटिंग ऑफिसर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर मैंने बताया कि जो पहला और दूसरा रूल है, पहला तो हमेशा किस में, सभी में एक्ट में क्या मिलेगा, संक्षिप्त नाम व प्रारंभ।
संक्षिप्त नाम बता ही दिया, प्रारंभ कब हुआ बता ही दिया। उसमें क्या है फिर परिभाषा, परिभाषा में क्या है, परिभाषा में यह है कि अगर आप बोर्ड की बात करोगे तो नगर परिषद, और अगर क्रय अधिकारी और आपका जो है इंडेंटिंग मांग करता अधिकारी वो कार्यपालक अधिकारी से ईओ से है, और ईओ कौन है, नगर परिषद का आयुक्त। ये किसमें है, 2। 3 क्या कहा कि भाई सामग्री का क्रय और कार्य करोगे किस प्रकार, निविदा से करोगे। निविदा से कब करोगे, जब अगर 1000 प्लस से अधिक की कोई सामग्री है तब निविदा करोगे, और अगर 2000 अधिक से कोई कार्य है तब आप निविदा करोगे। और स्वीकृति किसकी लोगे, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो 14 में जो प्राधिकारी दे रखे हैं उसके अनुसार। फिर अपना जो चौथा था क्या था कि भैया जो आप निविदा निकाल रहे हो उसकी समय सीमा क्या होगी सामग्री के लिए। तो मैंने क्या बताया था, 20-50, सॉरी ये अपन गलत चले गए। तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो डेज हैं उसमें कितना है, 7, 10, 15 और 30, यही था, 7, 10, 15 और 30। तो 7 दिन का कब, जब 1 लाख तक का, ये किसमें 1 से 10 लाख तक का, ये 10 से 1 करोड़ तक का, और ये 1 करोड़ का प्लस का, ये इतने दिन उसमें लगेंगे। बाकी 24 घंटे जो कम कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आपका चौथा होगा। पांचवा क्या है, पांचवा है अगर अपर्याप्त क्या आ जाए अपने पास, टेंडर आ जाए, तब क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं और उनको सूचित कर देंगे। छठा है कि निविदा होंगी कौन कौन सी, निविदा किस प्रकार प्राप्त की जाएंगी, तो 3 प्रकार से प्राप्त की जाएंगी, खुली निविदा, सीमित निविदा और एकल निविदा। अजी खुली निविदा क्या, 5000 से ज्यादा, सीमित निविदा क्या 10,000 से कम, और एकल निविदा क्या 1000 से ज्यादा। ये मैंने आपको चीजें बता दी थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि एकल निविदा में अगर सीमित और एकल निविदा कर रहे हो तो कार्य जो क्रय अधिकारी है वो एक सूची रखेगा, उसको अपडेट रखेगा, और अगर किसी सूची का नाम जोड़ना है किसी फर्म का तो 25 रुपए क्या लेगा, उससे सिक्योरिटी मनी लेगा। एकल निविदा जो मैंने बताया था कि सरकार के जो कुछ डिपार्टमेंट है, चाहे कृषि उद्योग लिमिटेड है या लघु उद्योग लिमिटेड है या आपका कपड़ा उद्योग लिमिटेड है, बुनकर सहकारी लिमिटेड है, उनसे अगर आप खरीदारी करते हो तो वहां एकल निविदा डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये आपका हो गया क्या 6। फिर 7 में क्या था, 7 में थे काली सूची, जो गड़बड़ करेगा उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, सीधी सी बात है। 8वां क्या कहता है कि भैया आप निरीक्षण करेंगे, जो सप्लाई दे रहे हो ना उसका निरीक्षण करेंगे, किससे करेंगे, नमूनों से मिलाएंगे, जो सैंपल तूने दिया है ना उसके अनुसार ही सारी चीजें क्या होनी चाहिए, जो सप्लाई की है वो होनी चाहिए, क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, सैंपल से हम मिलाएंगे। 9 क्या था बताओ, 10 तो क्या था, वही समय सीमा 7, 10, 15, 30। और इसमें क्या था कि आप निविदा प्रारूप का प्रभार कितना लगेगा, उसमें था 20, 50, 100, 200, 500, ये मैंने आपको याद भी करवाए थे। 10,000 तक, 10,000 से क्या करवाया था, 1 लाख, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, और आप नहीं सॉरी 5 से 1 करोड़ और 1 करोड़ प्लस, ये मैंने आपको करवाया था। 10,000 तक, 10,000 से 1 लाख, 1 से 5 लाख, 5 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ प्लस, ये मैंने आपको करवाया था। फिर 11वां जो था, 11वां नियम था कि भैया संक्रम, अब संक्रम जो वर्क है उसकी आप निविदा कैसे करोगे। मैंने बताया था अगर 2000 से कम का मामला हो तो पीडब्ल्यूडी की जो रेट्स हैं उनके अनुसार कर लेंगे, अगर 2000 से अधिक का मामला हो, जो रूल 3 में पड़ा है वो कैसे करेंगे, जो रूल 5 और 6 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई है, रूल 5 और 6 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई है उसके अनुसार। अगर आप प्रचार भी तो करना पड़ेगा उसका, जो निविदा लिखा हो बताओगे भी तो सही लोगों को, तब क्या करोगे। अगर 20,000 तक की सर कोई बात है तब तो हम कोई दैनिक समाचार पत्र या साप्ताहिक समाचार पत्र या कोई आपका पाक्षिक समाचार पत्र में, अगर 20,000 से 10 लाख की सर अगर बात है ना तो हम क्या करेंगे, दैनिक समाचार पत्र जो पूरे राजस्थान में चलता हो। और 10 लाख प्लस की अगर बात है तो सर क्या करेंगे, दैनिक समाचार पत्र जो न केवल राजस्थान में चलता हो अपितु पूरे भारत में चलता हो। तो ये क्या हो गया 11। 12 में मैंने क्या बताया, अर्नेस्ट मनी, ये आप जान ही गए होंगे, अर्नेस्ट मनी। और अर्नेस्ट मनी जो कौन से रूल में पड़ी कमेंट में बताओ, जो कि 7 दिन में उनको वापस कर दी जाएगी, उसका जो रिफंड है वो आ गया। फिर 13 हमेशा स्वीकृति किसके अधीन रहेगी, निरीक्षण के अधीन रहेगी। और उसके बाद 14 मैंने क्या बताया, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति। अगर निगम की बात करते हैं तो कितना, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ पूर्ण।
ठीक है, 1 2 5, ये इनमें दोनों में नहीं होता। और यहाँ पे 2 और 1, ये परिषद की बात है। ये किसकी बात है? आपकी नगर पालिका बोर्ड की बात है। 1 लाख और 2 लाख। फिर मैंने बताया इनको नीचे ले जाओ, इनको क्या करो, नीचे ले जाओ। तो 1 करोड़ का तो क्या हो गया, 50 लाख, और 2 करोड़ का क्या हो गया 1 करोड़। फिर इनका आधा इधर कर दो, इसका तो क्या हो गया 25 लाख, 1 करोड़ का क्या हो गया 50 लाख। ये मैंने आपको याद करवाया था, ये क्या था 14 में था। ठीक है, चलो। फिर 15 क्या, अनुमानों का अनुमोदन, बिलों का परीक्षण। तो कनिष्ठ अभियंता कितना 1 लाख, असिस्टेंट इंजीनियर 5 लाख, और आपका अधिशासी इंजीनियर आपका 50 लाख, और ये 1.5 करोड़ कौन, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ये तो किसका, एससी का, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, ये आपके असिस्टेंट इंजीनियर का, और ये आपके जूनियर इंजीनियर का, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर 16 क्या कहता है कि भैया जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो किसके अनुसार होना चाहिए, बताओ, नियमों के अनुसार, अधिनियम के फिर और 17 क्या है, जो प्रारूप इत्यादि है निविदा के, वो क्या है जो लेखा के अनुसार है, जो राजस्थान के लेखा नियम है उनके अनुसार, और जो जो परिशिष्ट है वो 16 के अनुसार होना चाहिए। ये आपका रूल 1 है जो खत्म हो गया। थोड़ी सी लंबी क्लास चली, लेकिन अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अपनी बुक ले आओ बढ़िया तरीके से, उसमें जो मैंने कुछ अंग्रेजी के शब्द और वो सारी चीज़ें बताई हैं, अलग से बताया है, वो उसमें आप लिख लो ब्रैकेट में, और बढ़िया तरीके से पढ़ो, और याद करने का जो तरीका बताया मैंने वो पढ़ लो। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कल जो है, कल वाली क्लास में अपन 2 रूल करेंगे, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, शानदार आराम से जम के पढ़ते रहिए, है ना, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए मेरे साथ पार्ट बी के लिए। थैंक यू।